लिन वायु ने जानबूझकर थोड़ी रहमदिली दिखाई। उसकी आंखों में शक था, तो वो सोल सप्रेसिंग आर्टिफैक्ट सच में तुम्हारे पास है क्या? थर्ड बॉस तुरंत उसके जाल में फंस गया। बिना सोचे समझे सर हिलाया और कांपती आवाज में बोला, हाँ। उसने तुरंत पर्दाफाश किया, वाह, तुम तो बिना पौक झपके झूठ बोलते हो। जब थर्ड बॉस को लगा कि उसका राज खुल गया है, तो वो आखिरी दांव खेलते हुए बुलाया, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मेरा फर्स्ट बॉस तुम्हें काट कर फेंक देगा। उसका अंजाम सिर्फ रूह का खत्म होना था। और लिन वायु ने उसे एक लफ्ज भी बोलने नहीं दिया और तेजी से उस पर वार कर दिया। वो जालिम और घमंडी थर्ड बॉस आखिरकार हार चुका था। तभी एक्साइओ कई ने हिम्मत करके सर उठाया और सिचुएशन देखी। मॉन्स्टर के मरने की कंफर्मेशन मिलते ही उसने सिस्टम को स्पिरिट एनाइलेटिंग टैलिस्मान निकलने का ऑर्डर दिया। लिन वायु ने धीरे से वो टैलिस्मान उसके ठंडे पड़ते जिस्म पर रखा। बस पलक झपकते ही थर्ड बॉस की वो जली हुई बड़ी बॉडी पूरी तरह से प्योरीफाई हो गई। एक भी निशान नहीं बचा। एक दर्दनाक चीख निकली और पाल भर में गायब हो गई। उसने ठंडे लहजे में बोला, ये पीक गोस्ट अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो ग्रीन गोस्ट जोश में बोला, सुपरस्टार जीत गया। बाकी के गोस्ट भी गेल दबोचते हुए बोले, क्या जबरदस्त मारा है। बियर्डेड ओल्ड गोस्ट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। डकैतों के टीम में लोगों में से एक को इतनी सफाई से मारा गया और इतने सारे अंडरवर्ल्ड कॉन्स भी हाथ लगे। सच में ये कोई आम बंदा नहीं है। और कॉनकेव गोस्ट बार बार यही बोल रहा था, गोस्ट का सर काटना ही काफी था, पर इसने तो टैलिस्मान से जद से खत्म ही कर दिया। कितना पावरफुल और कितना जालिम है ये बंदा। डिंग लायन भी ये नजारा देखकर दंग रह गया। ये लड़का सच में दमदार है, उसने सोचा। सोल सप्रेसिंग आर्टिफैक्ट ऐसे हाई यूज होना चाहिए। और उसी पाल फर्स्ट बॉस जो उनका मेन लीडर था सबसे शॉक खड़ा था। थर्ड बॉस जो एक्साइएनजी ने उसके हैरा और मायूस चेहरे को देखा और ताना मारकर हंसा, तुम्हारा थर्ड बॉस तो मियर मास्टर ने जलाकर राख कर दिया, एक निशान तक नहीं बचा। फर्स्ट बॉस ने अपने भाई को खो दिया था। उस दर्द में वो खुद को संभाल नहीं पाया और एक दर्दनाक चीख मारी। वो एक गुस्से में भरे जानवर की तरह था, बदला लेने के लिए बेकाबू होकर भागा। बुलाते हुए बोला, उस इंसान को मैं खत्म कर दूंगा। फर्स्ट बॉस पागलों की तरह अटैक कर रहा था। मर जा, चिल्लेखियो। उस पागल को अपनी तरफ आता देख। लिन वायु अब भी शांत था, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम पहले अपनी फिक्र करो। और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, जो एक्साइएनजी ने पहले मूव किया और उस पर अटैक कर दिया। फर्स्ट बॉस को एक्साइएनजी के घूमते हुए तूफान ने रोक लिया। एक तेज टक्कर के बाद जो एक्साइएनजी भी अस्क शॉकवेव से दूर जा गया। वो पागलों की तरह आगे बढ़कर काउंटर अटैक करता रहा। क्लियर था कि वो कोई मामूली दुश्मन नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मसल स्टैंड गए और एक गुस्से से भरा स्टॉर्म पंच मारा। जो एक्साइएनजी ने लोहे जैसा पंच सीधा बड़ा दादा के चेहरे पर मारा। इतना जोरदार झटका था कि उसके दांत तक उड़ गए। सीन बड़ा खौफनाक था। क्लियरली उसकी पावर के सामने वो गुंडा कुछ भी नहीं था। बड़ा दादा उड़ता हुआ चला गया। उसका सर सीधा ट्रेन के छत में जा घुसा और तो और वो तबाही वाली ताकत ने पाल भर में बड़ा दादा को ट्रेन के अंदर से बाहर फेंक दिया। वो हरा हुआ गुंडा गुस्से से लाल हो गया, आंखें घूम रही थी, सर चकराया हुआ था। दांत पीस क्यों बोला, लानत है। ये ट्रेन नंबर 44 है। यहाँ ऐसे खतरनाक मुसाफिर कहाँ से आ गए? जो एक्साइएनजी तुरंत ट्रेन से कूद गया और उसके पीछे भगा। भागने की सोचना भी न। बड़ा दादा की नफरत हद से गुजर चुकी थी। उसके दिमाग में बस उस कमीने को मारने का जुनून था। वो जानता था अकेला जो एक्साइएनजी का सामना नहीं कर पाएगा, तो पागलों की तरह हाथ चलाने लगा। बस जो एक्साइएनजी को रोकने की कोशिश कर रहा था। मुश्किल में फंसा बड़ा दादा झुककर जोर से चिल्लाया, दूसरा दादा भाई जल्दी ऊपर आओ, मेरी मदद करो। तगड़े दूसरा दादा ने हुक्म सुनते ही बिना देर किए तुरंत बोला, हाँ बड़ा दादा। जाने से पहले उसने जानबूझकर अपनी मैजिक पावर इस्तेमाल की और किंगमिंग को फेंक दिया, अपनी ताकत दिखाने के लिए। वो काम निपटाने के बाद दूसरा दादा तब जाकर चेन से ऊपर कूद और बड़ा दादा के साथ जंग में शामिल हो गया। उस सिक्स पैक वेल आदमी की खतरनाक ताकत के कारण किंगमिंग का शेयर जोरदार टकरार से लिन वायु से टकरा गया। अच्छा हुआ कि लिन वायु ने सही वक्त पर अपनी बाहें खोली और उसे पकड़ लिया। पाल भर के लिए दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते रहे। किंगमिंग उसकी बाहों में सिमटी हुई थी, चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वो ऊपर देख रही थी जहाँ दो भूत एक्साइएनजी पर हमला कर रहे थे। गड़बड़ हो गई। किंगमिंग का चेहरा पीला पड़ गया। मुश्किल से खादी हुई धीरे से पूछा, फिंगरू एम्परर आपकी तरफ क्या हालत है? लिन वायु झुका और धीरे से उससे बैठाया, बोला, मैंने उनके तीसरे दादा को मार दिया है। अब वो साइट वाला भूत एक्साइएनजी के हाथों ट्रेन की छत पर धकेला जा रहा है। अगर बाकी बचा भूत उसके साथ मिल गया तो वो मिलकर एक्साइएनजी से लड़ेंगे तो सिचुएशन हमारे लिए बहुत खराब हो जाएगी। किंगमिंग ने धीरे से अपने होंठों से खून पोंछा और दांत पीसकर बोली, लानत है। अभी उस बड़े भूत ने बहुत जख्मी कर दिया है, लगता है हम सीधे जंग में शामिल नहीं हो सकते। तुम जल्दी जाओ। लिन वायु भागते हुए पीछे मुड़कर बोला, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। रोवेर ये जगह तुम्हारे हवाले। रोवेर ने जोर से सर हिलाया और छोटा सा जवाब दिया, हाँ। लिन वायु तेजी से ट्रेन की छत पर कूद गया। वो उन्हें एक्साइएनजी पर मिलकर हमला करने का मौका बिल्कुल नहीं देगा। उसने देखा कि बड़ा दादा और दूसरा दादा पागलों की तरह एक्साइएनजी पर हमला कर रहे थे। लिन वायु ने तुरंत जोर से चिल्लाया, जा। उसकी बॉडी से चमकदार स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकली, नरम रेशम के धागे बन गए, बाल खाते हुए दुश्मन की तरफ बढ़े। दूसरा दादा अभी कुछ समझ पता कि वो जोर से गरजा, अपनी मौत को बुलाने वाले इंसान। सिर्फ सेकंड लेवल गोस्ट कंट्रोलर भूत के मैदान में घुसने की हिम्मत करता है। दूसरा दादा ने दांत पीसकर अपनी मैजिक पावर इकट्ठी की, हाथ उठाया और उसके सामने आ रहे स्पिरिचुअल एनर्जी के धागों पर जोर से हमला किया। दूसरा दादा की आंखें फटी रह गई, डर के मारे चिल्लाया, ये क्या है? लिन वायु शांति से बोला, ये फोरो के कर्स बैंडेजेस है। सुप्रीम ग्रेडियंट आर्टिफैक्ट भूत को काबू करने के लिए काफी है। लिन वायु के स्पिरिचुअल एनर्जी के धागे तुरंत टाइट हो गए। उसकी बॉडी को इतनी जोर से लपेट लिया कि हवा भी पार ना हो सके। बगल में बड़ा दादा अभी भी पूरी ताकत से हमला कर रहा था। यूज बिल्कुल खबर नहीं थी कि उसका साथी पीछे गिर चुका है। वो अकड़कर बोला, तुम्हारा मलिक भी सामने आने की हिम्मत करता है? क्या सच में लगता है कि सिर्फ सेकंड लेवल गोस्ट कंट्रोलर भूत की लड़ाई में घुसने के काबिल है? उसकी आंखों में चमक आई, शक से भर गया, ये कैसे हो सकता है? क्या वो बेकार आदमी मास्टर के कंट्रोल में नहीं था? तब बड़ा दादा तेजी से पीछे मुड़ा और डर के मारे चिल्लाया, क्या? पर वो अभी भी अकड़कर बोला, कमीने इंसान, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। मेरे छोटे भाई को छोड़ो, तुम सब पक्का मारोगे। दूसरा दादा के पसीने छूट गए। उसने देखा कि उसके अंदर की ये पावर भी सील हो गई है। उसने सोचा नहीं था ये आर्टिफैक्ट इतना बेहतरीन होगा। उसकी आंखों में डर और होशियारी थी, उस इंसान के पास और कितने खतरनाक खजाने छिपे हैं। दूसरा दादा ने देखा कि येलो टैलिस्मान्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, घबराकर चिल्लाया। वो कुछ समझ पता उससे पहले ही लिन वायु ने बिना सोचे सारे जलते ह्यू टैलिस्मान्स उसकी तरफ फेंक दिए। सैकड़ों टैलिस्मान्स बारिश की तरह बरस पड़े। दूसरा दादा की आंखें फटी रह गई, डर के मारे उसका मुंह खुला रह गया। उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ जो पूरी धरती हिला दे। काला धुआं चारों तरफ फैल गया, पूरे इलाके में छा गया। उसकी चीखें बहुत दर्दनाक थी, जैसे किसी जानवर को काट रहे हो। उसके गुस्से वाले चेहरे पर रगें फूल रही थी। लिन वायु ने हल्की सांस ली। लगता है टैलिस्मान्स ने इस फियर्स गोस्ट को बुरी तरह जख्मी कर दिया है।
अगर लगातार उसे किया जाए तो शायद एक पावरफुल घोस्ट भी इसे बांध नहीं पाएगा। लिन वायु ने धीरे से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की थ्रेड्स वापस खींच ली। अभी तक उसने सेकंड बॉस की हरकतों को बांध रखा था। वो हाँफते हुए गुस्से में बोला, कमीने, हरामखोर, सिर्फ डार्क एनर्जी के सहारे लड़ता है। हिम्मत है तो सामने से लड़के दिखा। लिन वायु ने आईब्रो उठाई और हल्के से हंसकर बोला, पागल हो गया है क्या? क्या अभी हम सामने से नहीं लड़ रहे? या फिर तू घुटने टेक कर मुझे सलाम कर दे तो मैं तुझे बड़े दिल से थोड़ी मिडग्रेड डार्क एनर्जी दे दूंगा। सेकंड बॉस ने दांत पीस लिए मन ही मन खुद को कोसा रहा। वो सीधा उसकी तरफ लपका। उसका फेरोशियस डिमोनिक पावर लहरों की तरह उमड़ रहा था, जिसके पावरफुल ऑरा ने सामने वाले को पार भर में ही चकचौंध कर दिया। लिन वायु कुछ कदम पीछे हटा, मगर उसके होठों पर वो आने वाली मुस्कुराहट वही रही। उसने बस इतना कहा, बस इतना ही। सेकंड बॉस आगे बढ़ा, उसकी आंखों में खून दिख रहा था। उसने ठंडी आवाज में धमकाया, मैं तेरा सर मोड़ दूंगा और तुझे जिंदा ही निकल जाऊंगा। जो फर्स्ट बॉस से लड़ रहा था वो XING भी जल्दी से लपका और उसके सामने आ गया। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने जल्दी से कहा, मास्टर, मुझे डर है वो अंजाम की परवाह किए बिना जान लड़ाकर अटैक करेगा। लिन वायु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी, मेरी चिंता मत करो, तुम बस आस साइट वाले फियर्स घोस्ट पर नजर रखो। मैं सही मौके का इंतजार करूंगा और उसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। जो XING के चेहरे पर उलझन और चिंता थी, मास्टर, आपका मतलब है आपको इस दीवार जैसे रेड घोस्ट से भी लड़ना है और मुझको सपोर्ट करने के लिए अपना ध्यान भी बताना है? क्या ये बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होगा? लिन वायु ने हाथ उठाया। उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कुराहट थी। मेरे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है जो मैंने उसे नहीं किया। एक बरसर्क फियर्स घोस्ट से लड़ना असल में इतना मुश्किल नहीं है। ये सुनकर उसने तारीफ करते हुए कहा, मास्टर की स्ट्रेंथ सच में बहुत तेजी से बढ़ी है, ये अमेजिंग है। तो मैं मुक्त हो गया। लिन वायु ने हाथ पॉकेट में डाले और आगे बढ़ा। वो जानता था कि उसकी अनलिमिटेड पावर हाई उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसके हाथ में जो हाई ग्रेड डार्क एनर्जी आइटम्स था वो बैटल के आउटकम पर बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डाल सकते थे। अगर उसकी प्रेडिक्शन सही थी तो वो सबसे पहले यूज हाई टारगेट करेंगे। लिन वायु का छोटा कर इस बार एक टावरिंग पर्सनालिटी का इंप्रेशन दे रहा था, मानो वो सामने के दो फेरोशियस बीस्ट को बराबर की टक्कर दे रहा हो। उसने जोर से अपना पाँव पटका। डिमोनिक एनर्जी उबलने लगी और उसके आसपास की हर इंच हवा में जोर से घूमने लगी। सेकंड बॉस अपनी पूरी मैजिकल एनर्जी इकट्ठी कर रहा था। उसके पैरों में एक तेज लाल शक्ति जमा हो रही थी। उसकी शांत तलवार चमक उठी और उसने शांत रात के आसमान को चीर दिया। वो जोर से दहाड़ा जैसे कोई अजीब सी इन्नेट टैलेंट समन कर रहा हो। ये एनर्जी एक अजब से कंपास के गर्द घूमने लगी। बॉस ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आयरन चेन घुमा दी। उसकी इन्नेट टैलेंट चेन ब्लेड स्टोन तुरंत एक्टिवेट हो गई। लिन वायु ने शांति से समझाया कि वो इन्नेट टैलेंट उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है और ये लड़ाई अब खत्म होने वाली थी। जो XING के दांत कटकटाने लगे, उसकी सोल सेवरिंग ब्लेड टेक्निक एक्टिवेट हो गई और उसकी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से बाहर निकलने लगी। ये शक्ति तेजी से फैल गई जैसे सामने वाले को राख कर देना चाहती हो। वो हल्का सा मुस्कुराया, उसके चेहरे पर घमंड छलक रहा था। ये पहली बार था जब उसने XING की पूरी असली शक्ति देखी थी। लिन वायु ने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में एक सर्कल बनाया। उसकी नजरें पूरी तरह फोकस थी और उसकी हथेली धीरे से उस हिलते हुए ब्लड लाइट सर्कल से गुजर गई। उसमें से लिन वायु ने एक मिस्टीरियस कार्ड निकला। उसके होंठों पर एक हल्की सी गहरी मुस्कान आ गई। ये थर्ड टियर येन एनर्जी सुपर ग्रेड आइटम, यही जीत और हार का असली राज था। सेकंड बॉस ने अपने पैरों में रखे येन एनर्जी कंपास को हैरानी से देखा। ये खुद ही कैसे घूम रहा है? उसकी नजरें लिन वायु की तरफ से आने वाले स्पिरिचुअल पावर के सोर्स पर टिक गई। सेकंड बॉस शॉक हो गया। वो एक सुपर ग्रेड आइटम है। उसका पूरा शेयर काम उठा। ये आइटम इनमें ग्रेड आज नहीं रही थी। वो आम इंसान कितना लकी है जो उसके पास ये है। बॉस की आंखों में लालच दिखने लगा। अगर वो ये टूल सुपर ग्रेड आइटम पालें तो उनकी शक्ति पक्का बढ़ जाएगी, उन्हें छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सेकंड बॉस अभी एक जोकर की तरह खड़ा था। यूं समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अचानक वो आगे की तरफ लपका। मैजिक पावर लहरों की तरह उठ रही थी। उसके खून के हर कतरे में भर गई थी। जो XING ने तेजी से रिएक्ट किया और तुरंत मूव किया। वो ठंडी आवाज में दहाड़ा, मेयर मास्टर के पास आने की हिम्मत भी मत करना। उसने एक पाम स्ट्राइक छोड़ दी, दो बिजली की रोशनी टकराई और तेज बिजली फट पड़ी। उसी वक्त वो आदमी भी अपना ये एनर्जी कंपास पकड़े हुए था। वो एक झटके में गायब हो गया और टेलीपोर्ट करके बाहर निकला। सेकंड बॉस एक मैजिक सर्कल के थ्रू उन दोनों के पीछे बड़े आराम से आ गया। लिन वायु ने देर नहीं की, वो पैर था और अपनी शार्प कार्ड पीछे की तरफ घुमा दी। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। वो कॉन्फिडेंट होकर हंसा, जैसे जीत उसकी मुट्ठी में हो। आम इंसान, ये मत सोचना कि ये टूल सुपर ग्रेड आइटम है तो जो चाहो वो करोगे। उसी पाल लिन वायु ने हल्की सी उंगली छटकाई जैसे एक तेज लड़ाई शुरू होने का इशारा हो। कार्ड से चमकती हुई बिजली निकली, हवा को छिड़ते हुए तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। किसी को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। उसने सीधा सेकंड बॉस के पेट को चीर दिया और उसे समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ। वो नाखुश होकर भौंहे से कोड़े, मन ही मन में घमंड से सोचा, फिर से वही चेज अटैक। सेकंड बॉस के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। यूज लगा, ये तो बस एक छोटा सा जख्म है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कई कटिंग वुंड्स एक के बाद एक दिखने लगे। कार्ड उसकी बॉडी को चीर रहा था, जिसे वो बुरी तरह डर गया। ये आखिर क्या वाला है? लिन वायु ने आराम से अपने हाथ में कार्ड घुमाया। उसका घोस्ट ट्रिक पोकर जैसे एक आम मैजिक हो वैसे इस्तेमाल हो रहा था। इसके मूव्स अनप्रेडिक्टेबल था, ISC पकड़ना इम्पॉसिबल था। सच में ये एक येन टूल सुपर ग्रेड आइटम है। बॉस की आंखों में गहरा डर दिखने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, सबसे पहले इस आम इंसान को खत्म करना होगा। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि सेकंड बॉस अब बस दिल चेयर डीन वेल दर्द में चीख रहा था। उसने अपनी जख्मी बॉडी को जोर से पकड़ा और जबरदस्ती शिफ्टिंग फॉर्म एक्टिवेट किया। फिर एक मैजिक सर्कल धीरे धीरे खुलने लगा। तेज हवा शोर मचाने लगी जैसे शांत रात के आसमान को फट डालना चाहती हो। जो XING को अचानक कुछ गलत लगा। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो उसके सामने कुछ नहीं था, सब खाली था। लिन वायु वही खड़ा था बिना हिले। उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ था उसका दिमाग अभी तक यूज प्रोसेस नहीं कर पाया था। जस्ट तभी सेकंड बॉस के पीछे से दांतों की काटछाट आई और वो खूंखार इरादे से लपका। दोनों खूंखार जानवरों की तरह लिन वायु को गो रहे थे। उनकी आंखों में शिकारियों जैसी चमक थी। फिर उसे घसीटकर गाड़ी के आगे गहरी खाई के किनारे तक ले गए। जो XING ने बहलते हुए चिल्लाया, उसकी आवाज हवा में कांप गई। मास्टर, ट्रेन अभी भी अपनी रफ्तार से भागी जा रही थी। सब रोशनी को निगलते हुए एक काले अंधेरे सुरंग में घुस गई। लिन वायु ने आंखें बंद कर ली। उसका मन पानी की तरह शांत था। उसने अपने चारों ओर घूमती एनर्जी को महसूस किया, फिर धीरे से आंखें खोली। वो अब घोस्ट रियल्म अनलीश करने के लिए रेडी था। गहरी रात के अंधेरे में दुबला फिगर्स बिजली की तरह चमककर गुजरे, पागलपन वाली मारने की नियत के साथ तेजी से हमला करते हुए। लिन वायु ने हाथ हिलाया और अपने हाथ में बचे सारे कार्ड्स फेंक दिए, जो गोलियां की बारिश की तरह आगे बढ़े। उसने सर झुकाया, लगातार अपने हाथ घूमता रहा और कार्ड्स फेंकता रहा। यही उसके लिए सिचुएशन बदलने का अकेला मौका था।
तलवार जैसे गार्ड्स ने फर्स्ट बॉस और सेकंड बॉस की चमड़ी चीर दी, जिसे वो खूंखार चीखें मारने लगे। उसकी आंखें बड़ी हो गई, खून से लाल हो चुकी थी, वो भयानक तरीके से दहाड़ा, ये सब बेकार है। आज चाहे मैं तेरे साथ खुद भी मर जाऊं, पर पहले तुझे खत्म करूंगा। लिन वायु ने ऊपर देखा, उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। तुम्हें क्या लगा, मेरे पास बस यही छोटे मोटे ट्रिक्स है। एक दमदार दहाड़ के साथ सुनहरे टैलिस्मान चमक उठे। सोल कैप्चरिंग टैलिस्मान और स्पिरिट डिस्ट्रॉइंग टैलिस्मान एक साथ दिखे और गहरी स्पिरिचुअल एनर्जी से अजीब सी बिजली निकलने लगी। एक जोरदार धमाका हुआ और चमकदार रोशनी ने आसपास के पूरे पहाड़ी इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। डेढ़ डेढ़ पत्थर टूटकर बिखर गए, पूरा नजारा तबाह हो गया, कुछ भी पहले जैसा इंटैक्ट नहीं रहा। फर्स्ट बॉस गुस्से में दहाड़ा, कमबख्त इंसान। और जो XING ना जाने कब सेकंड बॉस के ठीक पीछे आ चुका था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, चेहरे पर हद से ज्यादा नफरत थी। मास्टर, पार छुपकर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जो XING ने बिना हिचकिचाहट के वार किया, तलवार की नोक सीधे सेकंड बॉस के पेट में घुसा दी और उसकी जान ले ली। वो खतरनाक रोशनी की किरणें सीधे आगे बढ़ी और वो कुछ कह पाते, माफी मांग पाते, उससे पहले ही उनके शेयर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। हाथ पैर बिखर गए, उनकी बॉडी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उनकी लाशें गुब्बारे की तरह फूली और फिर फट गई। खून और मांस चारों तरफ बिखर गया और लड़ाई ठीक उसी वक्त खत्म हुई जब ट्रेन अंधेरे सुरंग से बाहर निकली। जो XING और लिन वायु एक साथ खड़े थे, एक पाल भी पीछे नहीं है। जो XING घुटनों के बाद जमीन पर झुक गया, उसकी आंखों में पछतावा था। ये सब मेरी गलती थी। मास्टर को अकेले हाई डू इविल स्पिरिट्स का सामना करना पड़ा। हर तरफ खतरा था। मैं हर सजा भुगतने के लिए रेडी हूँ। लिन वायु ने हाथ हिलाया और शांति से बोला, लड़ाई में बदलाव आते रहते हैं, पर सब कुछ मेरा कंट्रोल में था। हम जीत गए हैं, उठो। जो XING ने फिर भी पक्के इरादे से जवाब दिया, पर फिर भी मुझे अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। उसका पक्का इरादा देखकर लिन वायु ने धीरे से सर हिलाया। अगर ऐसा है तो तुम्हारी सजा ये है कि अनडू इविल स्पिरिट्स के एसेंस से मेरे लिए एक अच्छा खाना बनाओ। जो XING ने खुशी से कहा, जैसा आप कहें मास्टर। लिन वायु पैर था, बिल्कुल शांत अंदाज में और धीमी आवाज में बोला, और खुद को 3 ड्रिंक्स से पनिश करो। ट्रेन के अंदर एक साफ और शुद्ध एनर्जी धीरे धीरे फैल रही थी। सबको साफ महसूस हो रहा था कि ट्रेन रुक चुकी है। XIO की आंखें बड़ी हो गई। अभी जो हुआ था वो इतना डरावना था, चाहे दोनों तरफ से किलर मूव्स यूज किए गए हो, अंजाम का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके बगल में खड़े गोस्ट ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, वो डू फियर्स गोस्ट्स, उनको तो डिवाइन मास्टर भी मुश्किल से हरा पाते। अगर वो रॉबर्स जीत जाते तो। ट्रेन कंडक्टर और वो लड़की ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनकी आंखों में एक उनकी समझ थी। जब सब तरफ खामोशी छा गई, लिन वायु धीरे से नीचे उतरा, जिसे किंगमिंग ने पलटकर देखा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। एम्परर फेंगरू, उसने हैरानी से पूछा। हाँ। उसके हाथ में वो किंग टुकास के पकड़ा हुआ था और एक साड़ हवा चारों तरफ फैल रही थी। जैसे ही उसने पहचाना, वो एक झटके में रुक गया। सामने उसके बड़े भाई और दूसरे भाई थे। किंगमिंग की आंखें फटी रह गई, मानो उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि फेंगरू दादी ने खुद अपने हाथों से डू इविल स्पिरिट्स को मिटा दिया था। लिन वायु ने धीरे से उंगली चटकाई। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। लगा कि अब इस खेल का पर्दा गिरना चाहिए था। उसके बोल अभी पूरे भी नहीं हुए। छत की सारी बत्तियां एक साथ जल उठी, मानो वो बुरी नजर का श्राप पूरी तरह से खत्म हो गया हो। ट्रेन मास्टर और किंगमिंग से एक अलग सी शक्ति निकल रही थी और उन पर जो दबाव था वो तुरंत खत्म हो गया। वो किंग तो कांप रहा था, नहीं, उसके पास अब होल्ड गोस्ट का कोई निशान नहीं था। रोशनी उसकी आंखों को चाकाचौंध कर रही थी। ये क्या, ये सब ऐसे कैसे हो गया? ट्रेन मास्टर और किंगमिंग इत्मीनान से आगे बढ़े, उनके चेहरे पर पूरा यकीन था, बाकी सब हम पर छोड़ दो। दोनों ऐसे आगे बढ़े जैसे कोई देवता जमीन पर उतर आया हो। एक के बाद एक हमले करते हुए उन्होंने दुश्मन को चीखने और भागने पर मजबूर कर दिया। उसने ऊपर देखा, उसकी निगाहों में कोई हलचल नहीं थी। दबाव हटने के बाद ट्रेन मास्टर को होम एडवांटेज मिल गया था और उसकी शक्ति सच में कई गुना बढ़ गई थी। जो XING ने भी सर हिलाकर कहा, लगता है सब कुछ मास्टर के हिसाब से ही चल रहा है। रोवर एक वुडन बॉक्स लिए आगे आई और अदब से बोली, मास्टर, आपके कहने पर मैंने वो एनर्जी ढूंढ ली है जो इविल स्पिरिट्स की ताकत को कम कर सकती है। लिन वायु ने सर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा किया। ठीक उसी पाल सिस्टम से एक वार्निंग टोन बज उठी, हाई ग्रेड सेकंड रैंक yin एनर्जी, सो लॉकिंग चेन डिटेक्टेड। उसने धीरे से समझाया, सो लॉकिंग चेन पहले टारगेट की सांसों को इकट्ठा करती है, फिर उन्हें लॉक में बंद कर देती है, जिससे उसकी शक्ति एक लेवल नीचे गिर जाती है। इसी दौरान ट्रेन अभी भी पटरी पर तेजी से दौड़ रही थी। गाड़ी के बाहर हल्की धुंध छाई हुई थी, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को अपनी लपेट में लिए हुए थी। ब्रॉडकास्ट में एक अनाउंसमेंट गूंज उठी, आदरणीय यात्रियों, हमलावर को खत्म कर दिया गया है, कृपया आश्वस्त रहे। इसी के साथ हम आप सभी से दिल से माफी चाहते हैं जो तकलीफ आपको झेलनी पड़ी हमारी ट्रेन नंबर 44 पार सिक्योरिटी में लापरवाही के चलते हुए हमले के लिए। इसके लिए हमने हर यात्री को एक फ्री ट्रेन मील बॉक्स देने का फैसला किया है। आपकी समझ के लिए धन्यवाद। उसने अपनी थोड़ी पकड़कर सोचा, इस ट्रेन का खाना कहीं फिर से कबाड़ से तो नहीं बनाया जाएगा। ट्रेन मास्टर आगे बढ़ा और बड़े अदब से बोला, क्या आप ही फेंगरू दादी है? लिन वायु ने एक नजर देखा और सिर्फ इतना कहा, हाँ मैं ही हूँ। उस आदमी ने गहरा झुककर सलाम किया। उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा था। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने डू इविल स्पिरिट्स का खात्मा किया। आपने न सिर्फ मुझे बल्कि इस ट्रेन के सभी न्यूज़ाफायरन को बचाया। मैं ट्रेन नंबर 44 की तरफ से आपको दिल से शुक्रिया कहता हूँ। ट्रेन मास्टर ने हाथ में एक बैग बढ़ाया। ये सब अनइविल स्पिरिट्स का स्पिरिचुअल एसेंस है जिन्हें खत्म किया गया और ये आपका हक है। वो ये एनर्जी भी हम अपने स्टाफ से ठीक करवाकर आप तक भिजवा देंगे। उसने कोई फॉर्मेलिटी नहीं दिखाई और सीधा उसे ले लिया। तो ठीक है, मैं ISC रख लेता हूँ। किंगमिंग ने आगे कहा, इस बार मैं भी आपका एक बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। मैं अपनी जाती हैसियत से कसम खाता हूँ, भविष्य में जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो, बेझिझक मेरे पास आना। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा आपकी मदद करने में। लिन वायु ने हाथ हिलाकर कहा, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। वैसे मुझे किंगमिंग और ट्रेन मास्टर को एक बात याद दिलानी है। उसने धीरे से समझाया, ये अटैकर्स yin एनर्जी का इस्तेमाल करके आपकी शक्ति दबाते हैं और इसके लिए उन्हें आप दोनों की ऑरा चाहिए थी। किंगमिंग ने अपनी पलकें झुका ली। उसके मन में कई सारे सवाल घूम रहे थे। ये मामला शायद पहले से ही तैयार किया गया था। हो सकता है ये किसी बड़े सिफारिशी का षड्यंत्र हो, मगर कौन हो सकता है वो? ठीक उसी वक्त छत के ब्रॉडकास्ट से अनाउंसमेंट आई कि ट्रेन व्हाइट बोन सेमेट्री स्टेशन पार पहुंच चुकी है। किंगमिंग ने अपने हाथ फैलाए। उसके IRD गार्ड स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रही थी और वो बोला, फेंगरू दादी, ये बात मुझे तुरंत चेंबर ऑफ कॉमर्स को रिपोर्ट करनी होगी, इसलिए मैं अभी निकलता हूँ। आगे कभी कोई जरूरत पड़े तो सीधा मुझसे कांटेक्ट कर लेना। किंगमिंग पलक झपकते ही गायब हो गया, एक निशान तक नहीं छोड़ा। सब लोग वही खड़े रह गए। अभी तक उनके चेहरे पर वो हैरानी थी जो अभी अभी हुई घटना को हजम नहीं कर पाई थी। लिन वायु ने ट्रेन मास्टर की तरफ देखा और धीरे से कहा, सर मुझे आपसे एक और दरख्वास्त करनी है। उस आदमी ने अदब से जवाब दिया, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ?
लिन वायु थोड़ा हिचकिचाया, फिर कहा, बात यह है कि मेरी टिकट व्हाइट बोन सेमेट्री स्टेशन तक की थी, लेकिन कुछ वजहों से मैं अब सीधा फाइनल स्टॉप नहे ब्रिज तक जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही ट्रेन मास्टर के चेहरे पर चमक आ गई। अरे ये तो छोटी सी बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहे, आप तो हमारी ट्रेन नंबर 44 के बजाने वाले देवता है। इस ट्रेन के बाद आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। उसने अपने ठंडे पंजों वाला हाथ आगे बढ़ाया। आप जिस स्टेशन चाहे जा सकते हैं। वीआईपी लॉन्च, कंफर्टेबल सीट्स, शानदार खाना, रास्ते के व्यूज या ट्रेन में किसी भी जगह आपकी एंट्री परमिटेड है। आप बिंदास एंजॉय कीजिए, एक पैसा भी पे करने की जरूरत नहीं। लिन वायु थोड़ा हिचकिचाकर ऑकवर्ड होते हुए बोला, मैं अभी भी ट्रेन कंडक्टर का मिशन कंप्लीट करना चाहता हूँ। उसने हाथ उठाकर बड़े अदब से कहा, फेंगडू ग्रेट एम्परर, आगे के सफर के लिए आप मेरे साथ ट्रेन के सबसे लग्जरियस वीआईपी लॉन्च में चल सकते हैं और फिर मैं आपको ले जाऊंगा, जहाँ आप हमारे खास आपके लिए प्रिपेयर किए गए टॉप टियर फूड का स्वाद ले सकते हैं। लिन वायु ने अपना सर खुजाया, चेहरे पर थोड़ा रिलक्टेंट एक्सप्रेशन था। ठीक है, और हाँ, कंपार्टमेंट में कुछ और ह्यूमन पैसेंजर्स हैं, उनकी टिकट्स फाइनल स्टेशन तक चेंज करवा दूं और उन्हें दूसरे बोगी में शिफ्ट करवा दूं। लिली पास बैठी, नर्वस और वरीड लग रही थी। क्या करें, स्टेशन आने वाला है, टिकट लेनी पड़ेगी क्या? एक्साइओ कई ने वहीं मुड़कर सोचा, हमने लीडर और स्टाफ की पावर देख ली है, टिकट चुरा कर भागे। बस ब्रेक डेटी के अलावा कौन ऐसा कर पाएगा? मैं अचानक उन दोनों के पास प्रकट हुई, उन्हें शॉक कर दिया। पैसेंजर्स, आपकी ट्रेन टिकट्स व्हाइट बोन ग्रेव स्टेशन तक की है, राइट? उसने घबराते हुए पूछा, हाँ, क्या हम और टिकट्स खरीद सकते हैं? मुझे नई ही ब्रिज स्टेशन जाना है। उस लड़के ने भी उसकी नकल करते हुए कहा, मुझे भी वही। एक्सक्यूज मी, और टिकट लेनी हो तो कितने का पड़ेगा? मैंने आंखें बड़ी करते हुए थककर कहा, ये सारे इंसान एक जैसे हैं, रूल्स से बंधे हुए हैं, इन्हें अपना टारगेट अचीव करना ही है। हाँ, एक्स्ट्रा ले सकते हैं। एक टिकट 214 युआन की है। एक्साइओ कई वही बार फ्रीज हो गया, 214? इतना महंगा? उसने हिचकिचाते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या हम मीट से पे कर सकते हैं? क्या? मैंने अपना सर टेढ़ा किया और सोचा, लेकिन आप लोगों को पे करने की जरूरत नहीं है। मेरे चेहरे पर अचानक खुशी छा गई। फेंगडू ग्रेट एम्परर ने आपकी टिकट्स ऑलरेडी खरीद ली है, सो अब आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। मैं पलटकर चली गई, दोनों को वही स्टैंड बैठा छोड़ गई। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ। रो एयर ने बहुत तेज अटैक किया और लिन वायु भी पीछे नहीं हटा। वन शान और जू एक्साइएनजी फ्रीज हो गए, एकदम स्टैचू की तरह। ओह नो, वो लोग इतना इंटेंस कार्ड गेम खेल रहे थे। ठीक उसी वक्त बाहर से जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने रो एयर को दरवाजे की तरफ जाते हुए देखा, और कोई मुझे ढूंढ रहा है क्या? रो एयर के सामने डिन लायन था, वो थोड़ा ऑकवर्ड और शाय लग रहा था। लिन वायु हैरान था, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वो होगा। डिन लायन ने अपना सर खुजाया और अंदर आ गया। पहले मैंने तुम्हें अपना अप्रेंटिस बनने को कहा था, लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तो सुनो, हम स्वर्ण ब्रदर्स बन जाते हैं, तुम बड़े भाई बन जाओ, मैं छोटा भाई बन जाऊंगा। वो बड़े पक्के इरादे से बोला, बस तुम मुझे प्रोफाउंड गोल्ड गोस्ट चेन उधर दे दो और मेरी हिंक्यूआई को कल्टीवेट करने में हेल्प कर दो। ये सुनकर उसके होंठों पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई। ये बुद्धा पैसा नहीं चाहता और फोर्जिंग का प्योर पैशन है, इसमें सही में एक कमाल का ब्लैकस्मिथ है। लिन वायु ने सीधे अपनी शार्ट राखी, स्वर्ण ब्रदरहुड रहने दो, उसके बजाय मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। आगे से मैं तुम्हें फोर्जिंग के लिए बहुत सारे हाई क्वालिटी मटेरियल्स दूंगा। डिन लायन अपनी चिन खुजता हुआ हिचकिचा रहा था, लेकिन लिन वायु ने अपनी उंगलियां चटकाई और कॉन्फिडेंट लुक के साथ बोला, मेरी वेल्थ और फाइटिंग पावर तुमने खुद अपनी आंखों से देखी है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं तुम्हें पैसा कमाने या मेरे लिए जान दीन के लिए फोर्स करूंगा। लिन वायु ने वही बंद ली, उसके लहजे में थोड़ी बेचैनी थी। मैं तुम्हें तुम्हारी गोस्ट ब्लैकस्मिथ की आइडेंटिटी की वजह से वैल्यू करता हूँ, और वैसे भी तुम्हारी आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग की स्किल्स कैसी है मुझे अभी भी क्लियर नहीं। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अच्छे से सोच लो। उसने अपना सर पकड़कर सोचा, तुम्हारी बात में दम है, पर मैंने पहले कभी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। अपनी फ्रीडम खोने की बात सोचकर थोड़ी टेंशन हो रही है। उसने प्रपोज किया, उसके लहजे में विन विन सिचुएशन की झलक थी। तो ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग से रिलेटेड सभी चीजों में तुम्हें मैक्सिमम अथॉरिटी दूंगा, सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट्स को छोड़कर। इसके अलावा मैं तुम्हें बिल्कुल लिमिट नहीं करूंगा। लिन वायु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैसे भी मेरे पास मटेरियल्स और पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर रिफाइनिंग फेल भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं क्वालिटी पर फोकस करता हूँ। मुझे यकीन है कि जो हम दोनों चाहते हैं वो एक हाई चीज है। डिन लायन की आंखें अचानक चमक उठी, उसने मन ही मन में कहा, ये लड़का कितना जनरस है और मुझे कितना अच्छे से समझता है। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए भी उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं जानबूझकर मटेरियल्स में गड़बड़ करूंगा या काम में लापरवाही दिखाऊंगा? उसने फौरन एक कमिटमेंट लेटर मटेरियलाइज किया, मुझे तुम पर भरोसा है। और लिन वायु मन ही मन में कैलकुलेट करता रहा, सिस्टम का परफेक्ट ग्रेड गोस्ट पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, तो मुझे बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। डिन लायन अपनी आंखें फाड़े इस कॉन्ट्रैक्ट को घूर रहा था, जिसके शब्दों में दूसरे पक्ष की सहमति साफ दिख रही थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली कॉन्ट्रैक्ट पर जोरदार तरीके से दबा दी, पूरी तरह से लिन वायु के हुक्म में रहने को तैयार। कॉन्ट्रैक्ट से निकली रोशनी अचानक चमकी, जिसे वो हैरान रह गया, पर अब उसे और भी यकीन हो गया था कि उसका ये फैसला सही है। सामने खड़ा वो लड़का ही वो शख्स था जिसे वो ढूंढ रहा था, बल्कि वो उसकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा परफेक्ट निकला। हर तरह से सही समझकर उसने गहरी आवाज में जवाब दिया कि वो उसकी लिंक्यूआई को ट्रेन करने में मदद करेगा। डिन लायन ने हाथ जोड़े और सर झुककर अदब से मलिक पुकारा। उसी वक्त सिस्टम का नोटिफिकेशन बाजा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। डिन लायन गोस्ट ब्लैकस्मिथ, फियर्स गोस्ट लेवल, येन सेंस 900, येन पावर 9500, पर्सनल येन वेपन, ब्लड फील्ड सोल मेल्टिंग फोर्ज, मिड ग्रेड टियर 2 ब्लड फील्ड चार्म, मिड ग्रेड टियर 2 सोल ऑल्टर, मिड ग्रेड टियर 1 येन वाइंड कार्विंग नाइफ, हाई ग्रेड टियर 3 स्पिरिट क्वेंचिंग बोल। टैलेंट स्किल, यूनिक टैलेंट। सिर्फ गोस्ट हैंड फोर्जर कहलाने की हिम्मत हाई लिन वायु को हैरान करने के लिए काफी थी कि उसके पास 4 पर्सनल येन वेपन्स है और अनमेन से एक रेयर हाई ग्रेड भी है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जो उसकी दिलचस्प सोच को दिखा रही थी। लगता है डिन लायन की एबिलिटीज उसकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। लिन वायु ने पूरे कॉन्फिडेंस से उसकी तरफ देखा और बोला, डिन लायन, अब से सारे इन वेपन मटेरियल्स तुम ही हैंडल करोगे। पास खाते रोवर भी तालियां बजाकर खुश हो गई, नए मेंबर का स्वागत कर रही थी। ट्रेन धीरे धीरे अपने स्टॉप पर आ रही थी। काला धुआं घनेरा होकर ऊपर उठ रहा था, लाल रोशनी चारों तरफ फैली थी, एक अजीब सा एरी फील आ रहा था। ट्रेन नंबर 44 ऑफिशियली बैंड हो गई। वो हल्की लिंक्यूआई की धारा में प्रकट हुआ, जिसे सामने वालों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अब उनके सामने सिर्फ 8 सर्वाइवर्स बचे थे। लिन वायु ने अपनी मुट्ठी आकाश ली, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। इस इंस्टेंस में उसने लगातार फियर्स गोस्ट्स को मारा था, उसकी लिंक्यूआई को एक्सट्रीम तक पुश किया गया था। उसका बिगिनर्स जर्नी आखिरकार खत्म हो गया था। अब असली डर की दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपना सर खुजलाया और सीढ़ियां चढ़ गया, लेकिन अभी उसे पहले आराम करके अपनी एनर्जी रिगेन करनी थी।
पूर्णिमा की रात ऐसी खामोशी थी जो रूह तक को डरा दे। छत पर बैठे कौवों की आवाजें अब भी रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। किसी के हाथ लगातार कीबोर्ड पार चल रहे थे, इतनी तेजी से जैसे कीबोर्ड को ही जमीन पर पाठक देंगे। कंप्यूटर पार नोटिफिकेशन की बेल बजती जा रही थी। ब्लैक मून पार नए कमेंट्स आए हैं, फिफ्थ बैच के न्यूबीज में से कितने बचे हैं, जल्दी आओ और अपना इंट्रो दो। कमेंट सेक्शन में तो ऐसा शोर मचा था जैसे किसी ने पटाखा फोड़ दिया हो। मेरा मिशन नेदरवर्ल्ड पैराडाइज का टूर ऑब्जर्व करना था। वो परफॉर्मेंस इतनी डेंजरस थी कि 10 से ज्यादा लोग मर गए और आखिर में सिर्फ मैं ही जिंदा बचा। बहुत ही खतरनाक था। कमेंट्स एक के बाद एक आ रहे थे। मुझे एक फियर्स गोस्ट मिला, वो तो सीरियल किलर से कम नहीं था। मैं अपनी जान बचाकर भगा। जो लोग अभी भी इंस्टेंस में है, कोशिश करो जिंदा रहने की। मेयर इंस्टेंस में एक लड़का था जिसका नाम बेंशन था। उसने एक मन की शेप गोस्ट बीस्ट को काबू कर लिया था। सुना है वो एनिमल्स से भी बात कर सकता है। नोटिफिकेशंस लगातार बज रहे थे। अस फ्यूचर बताने वेल ब्लैक ड्रैगन भाई का शुक्रिया, उसने 5 लोगों की जान बचाई। और मैं तो एक ऐसे यंग मैन से मिला जो अकेले टैलिस्मान्स और वुडन स्वॉर्ड से इविल स्पिरिट्स से लड़ रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि इंस्टेंस में एक लड़की ने स्मोक बोन गोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि फियर्स गोस्ट्स भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। ब्लैक मून ने अपनी चिन पर हाथ रखा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी भरी थी। ये तीसरा न्यूबी असेसमेंट इंस्टेंस बेहद डेंजरस था, पर मौकों से भी भरा था। कुछ लोग बदकिस्मती से मर गए और कुछ खुशकिस्मती से भाग गए। कुछ लोगों ने तो अपनी हिडन पोटेंशियल को भी अनलॉक कर लिया, मौका देखकर गोस्ट क्रीचर्स को कंट्रोल किया और ये वेपन्स हासिल किए। उसने एक मीनिंगफुल तरीके से अपने होंठ चाटे। आज रात फिफ्थ बैच के प्लेयर्स में से जीनियसेस का पता चलेगा। अचानक एक नया नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। किसी ने पूछा, न्यूबी असेसमेंट इंस्टेंस में वेटरन प्लेयर्स का आना पॉसिबल है क्या? यूए ने फौरन जवाब दिया, सभी डेड लॉग। ट्रेन नंबर 44 पार जो हमारा न्यूबी असेसमेंट इंस्टेंस है, उसका मिशन फाइनल स्टेशन तक पहुंचने के बाद हाई ऑफिशियली स्टार्ट होता है। रास्ते में किंगमिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग आ गए और उन्होंने ट्रेन पार हाई सीधा एक ऑक्शन ऑर्गेनाइज कर दिया। उसने पूरी डिटेल में बताया। सारे आइटम्स एक मिस्टीरियस डेड आदमी एम्परर फेंगरू ने खरीद लिए। कोई भी गोस्ट क्रीचर उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता था। ब्लैक मून एक फॉरवेंट फैन की तरह लगातार अपने आइडल की तारीफ कर रही थी। इतना ही नहीं, दो फियर्स गोस्ट्स कुछ और विशस गोस्ट्स को लेकर ट्रेन लूटने आ गए थे और उन्होंने चेंबर ऑफ कॉमर्स और लीडर की पावर्स को सील कर दिया था। तभी एम्परर फेंगरू ने अपना मूव किया। उसने सीधे मौके पर हाई टीन रॉबर लीडर्स को मार डाला। स्क्रीन के दूसरी तरफ एक्सआईओ कई ने भी जल्दी से कीबोर्ड पार टाइप करते हुए बताना जारी रखा। इस इंसिडेंट के बाद उसने लीडर से सबकी ट्रेन टिकट्स भी माफ करवा दी थी। हमारे इंस्टेंस में टोटल 8 लोग जिंदा बचे थे। आधे से ज्यादा लोग अस ग्रेट गॉड की ब्लेसिंग्स की वजह से बचे। मैं सच में जानना चाहता हूं कि एम्परर फेंगरू कौन है और बहुत उम्मीद करता हूं कि मुझे उनका पर्सनली शुक्रिया अदा करने का मौका मिले। कमेंट्स सेक्शन में तो धमाका हो गया, सब शॉक रह गए। ये सब एक ख्वाब जैसा लग रहा था, इतना अजीब। क्या ये सच है या बस कोई मास्टर प्लान वाली धोखी? सुनने में ही इतना अजीब है, कोई इंसान इतनी पावर कैसे रख सकता है? लिली तो बिल्कुल अपोजिट थी। वो फुल पावर में एक्साइटेड थी। अपनी इज्जत और जान की कसम खाकर बोल रही थी कि वो सीनियर एक असली गोस्ट टेमर है और उन्होंने डेडली स्पिरिट्स को मारा है। ये सच है क्योंकि वो खुद भी एक बहुत हाई फेरोशियस गोस्ट को कंट्रोल करते हैं। हेयुए ने एक कैलकुलेटिंग स्माइल दी और धीरे से एनालाइज किया। ट्रेन नंबर 44 किंगमिंग मर्चेंट गिल्ड की है, जो पहले एक बहुत मशहूर न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन थी। और वो रबर्स, वो तो साफ दिख रहा है कि दूसरी दुनिया के बदनाम किलर्स है। जब बात गोस्ट रियम तक पहुंच गई है तो ये झूठ हो ही नहीं सकता। और अगर सच में 8 सर्वाइवर्स है तो सच्चाई का पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक इसी वक्त एक सुनसान जंगल के गहरियों में एक लक्ष्यरियस विला के अंदर लिनियन ने अपना मुंह ढक लिया। उसका चेहरा ऐसा था जैसे अभी तक उसे ये इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। वो फेंगरू दादी वो लिन जी हाई तो है ना। हजारों गोस्ट करेंसी में ऑक्शन हुआ और उसने अकेला हाई अंडू फियर्स गोस्ट्स को मारा। क्या लिन जी की पावर इस लेवल तक पहुंच चुकी है? उसने एक लंबी सांस ली और कमेंट्स में शामिल हो गई। उसने जल्दी से कुछ लाइंस टाइप की, सबको लिन जी पार डाउट ना करने की वार्निंग देते हुए लिनियन ने गवाह के तौर पर बात की। फेंगरू दादी सच में बहुत रिच और इतने पावरफुल है कि बिलीव करना मुश्किल है। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी और रिग्रेट दिखी। वो धीरे से बोली कि लिन जी ने अभी तक यूज कॉल नहीं किया। तभी कुआन दाओ नाम का यूजर ऑनलाइन आया। कुआन दाओ ने अनइग्नोरेंट लॉग ऑन का मजाक उड़ाया और पूरे कॉन्फिडेंस से बोला कि वो लोग तो फेंगरू दादी को पिछले सेशन में ही देख चुके हैं। कुआन दाओ ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि पिछले सेशन में फॉरम की 4th ट्रेड फेयर में फेंगरू दादी ने ही बहुत सारे टॉप ग्रेड क्यूआई कॉइंस दिए थे और किस्मत से उन्होंने उसे भी एक स्ट्रिंग क्यूआई कॉइंस की गिफ्ट की थी। ऐसे पावरफुल इंसान के पास फियर्स गोस्ट्स को मारने की पावर हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन ये बात तुरंत हाई रिफ्यूट हो गई। कोई वहीं पर खड़ा होकर टॉन्ट करने लगा, वाह भाई गैप मारने में शर्म नहीं आती। जब कॉइंस की स्ट्रिंग दी तो सीधा ये क्यों नहीं कहते कि पूरे गोस्ट रियम की बिल्डिंग हाई दे दी। कई कमेंट्स कुआन दाओ के सपोर्ट में आए। रुको, वो ऊपर वाला कुआन दाओ हाई तो है ना, वो तो फेंगरू दादी को जानते हैं। अगर वो ऐसे बोल रहे हैं तो लगता है ये बात सच है। कुआन दाओ की रेपुटेशन तो काफी ट्रस्टवर्दी है। सब एक के बाद एक बोल रहे थे, लेकिन कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि सब बहुत ओवर द टॉप तारीफ कर रहे हैं। इतना बड़ा मास्टर यहाँ क्यों आएगा? क्या बस फेम के लिए? किसी ने वार्निंग भी दी, कुआन दाओ ध्यान रखना कहीं तुम्हें कोई चीट ना कर ले। ये देखकर उसने धीरे धीरे अपना मोमेंटम वापस पाया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं बाई ये को बुलाता हूँ। बाई ये ने फेंगरू दादी के साथ डील की है, उसकी बात पर तो तुम्हें यकीन होगा ही। कुआन दाओ की उंगलियां लगातार कीबोर्ड पार चल रही थी और फिर उसने सेंड कर दिया। उसने आगे के अंजाम के बारे में सोचा ही नहीं था। ठीक इसी वक्त बाई ये भी आसपास ही थी। जंगल के पास वेल विला के सेकंड फ्लोर के कमरे की लाइट्स अचानक जल उठी। बाई ये बाथरूम से बाहर निकली, उसका मूड एकदम फ्रेश था और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। टेबल पर रखा कंप्यूटर अचानक जल उठा और कमेंट्स की नोटिफिकेशंस बार की तरह आने लगी, जिसने बाई ये का ध्यान ऑटोमेटिकली अपनी तरफ खींच लिया। वो धीरे से पास आई और देखा कि लोग फेंगरू दादी के बारे में पैशनेटली डिस्कस कर रहे थे। बाई ये ने अपने हाथ क्रॉस किए और स्क्रॉलिंग नोटिफिकेशंस देखी। बस थोड़ा सा गेस करके वो समझ गई कि ये आर्टिकल उसी के कारनामों के बारे में है और ये सच भी हो सकता है। उसने वो गोल्ड कॉइन उठाया जो स्पिरिचुअल एनर्जी से लिपटा हुआ था और उसने खुद को रोक नहीं पाई। फाइनेंशियल पावर के हिसाब से देखो तो ये बंदा जो इन क्यूआई कॉइंस यूज करता है उनकी क्वालिटी ऑलमोस्ट परफेक्ट है। अंदर की इन क्यूआई पूरी तरह से प्रिजर्व है, कहीं से भी नुकसान का कोई निशान नहीं। ऐसा बंदा गोस्ट रियल में जरूर कोई खास ही होगा, तभी तो हजारों गोस्ट करेंसी खर्च करके सारे ऑक्शन आइटम्स अपने नाम कर सकता है। तो इसमें कोई हैरानी नहीं है। बाई ये ने तुरंत कमेंट्स में हिस्सा लिया। पावर के हिसाब से वो एक फियर्स गोस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं तो 2 फियर्स गोस्ट को मारना बिल्कुल सही है। फेंगरू दादी ने जो ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया था और उसमें 1000 परफेक्ट क्वालिटी के इन क्यूआई कॉइंस निकले थे, वो तो पहले ही एक बहुत बड़ा हंगामा था। उनका फियर्स गोस्ट को कंट्रोल करना तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो कमेंट्स सेक्शन पहले इतना केओटिक था वो एकदम से सब बाई ये की तरफ घूम गए।
सब शॉक में थे या खुदा, भाई ये आ गई, फोरम की फाउंडर भी यहाँ है, भाई ये की बात ही सबसे पक्का प्रूफ है। अब कौन डाउट करेगा? फेंगडू दादी के वो सारे क्रेजी मूव्स तो ऑलरेडी क्लियरली प्रूव हो चुके हैं, राइट? अकेला हाई किंग में मर्चेंट गिल्ड के सारे ऑप्शन आइटम्स खरीदे और फिर अकेला हाई टू फियर्स गोस्ट से लड़ा, वो सच में बहुत पावरफुल है। लेकिन फिर भी कुछ अलग ओपिनियंस अब भी आ रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि इतना पावरफुल इंसान बिगिनर्स डंजन में क्यों होगा। क्या इस हॉरर गेम में कोई बग आ गया है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल ऑनलाइन गेम नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के चलने का नियम है। क्या पता फेंगडू दादी एक्चुअली कोई और प्लेयर हो? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? या फिर फेंगडू दादी इंसान ही ना हो, बल्कि कोई ऐसी भूतात्मा हो जो रियल वर्ल्ड में घुस गई हो। भाई ये ने एक गहरी सांस ली, उसकी आवाज में मजबूरी झलक रही थी। गोस्ट रियल्म तो ग्रेट वर्ल्ड से कनेक्ट हो चुका है, और ऐसे तरीके जरूर है जिसे पास के मैप्स के प्लेयर्स गलती से दूसरे इंस्टेंसेस में आ सकते हैं। और गोस्ट का रियल वर्ल्ड में घुसना भी कोई नई बात नहीं है, ऐसी चीजें आजकल सच में बढ़ती जा रही है। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक धीमी सी रोशनी दिखी। हे युए खुशी से भागकर अंदर आई और भाई ये मैं आ गई। उसकी बात खत्म होते ही वो रुक गई और भाई ये ने हैरानी से कहा हे युए। वो तेजी से आगे बढ़ी और भाई ये को गले लगा लिया। भाई ये ने ऑटोमेटिकली पीछे हटते हुए पूछा क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों आई हो, मिशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी हे युए धीरे धीरे सीरियस हो गई। ये मिशन की बात नहीं है, बल्कि गोस्टली एंटिटीज ने रियल वर्ल्ड में घुसपैठ की है। उसने आगे कहा जायंट चेंग में फिर से एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, लेवल के हिसाब से ये अर्थ टियर से भी ऊपर का हो सकता है। हे युए की आंखों में थोड़ी गंभीरता चमकी, इसलिए मैं मदद मांगने आई हूँ। भाई ये ने ऊपर देखते हुए सोचा, अगर ये अर्थ टियर इंसिडेंट है तो इसके पीछे जरूर कोई वेंचफुल स्पिरिट होगी। आईसी सॉल्व करने के लिए कम से कम लेवल 4 या उससे ऊपर का गोस्ट कंट्रोलर चाहिए होगा, तभी तो ये इतना सीरियस है। यहाँ तक कि सेंटर को भी पब्लिक फोरम के जरिए मदद मांगनी पड़ी है। भाई ये ने धीरे से सजेस्ट किया शायद हमें रिक्रूटमेंट नोटिस डालना चाहिए और लोगों को बुलाना चाहिए। ये सुनते ही हे युए कंप्लेन करने लगी, वो तो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है। अगर ये बात रिवील हो गई तो हमारे 9th इन्वेस्टिगेशन सेंटर की असली स्ट्रेंथ सामने आ जाएगी और ये डायरेक्टली गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पर असर डालेगा। भाई ये ने आंखें बंद कर ली, जैसे मन ही मन में कुछ हिसाब लगा रही हो। लग रहा था जैसे उसके पास पहले से ही कोई प्लान था। फिर उसने ऊपर सीलिंग की तरफ देखा और धीरे से बोली, मैं फेंगडू दादी से कांटेक्ट करना चाहती हूँ। रात का सन्नाटा था, जिंगरो की आवाज और पैटर्न की सरसराहट मिलकर एक ऐसी शांति बना रही थी जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल था। सिस्टम से अचानक एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, करंट लेवल 3 गोस्ट कंट्रोलर, स्पिरिचुअल सेंस 225, स्पिरिचुअल पावर 2235, जब स्पिरिचुअल पावर 2500 तक पहुंचेगी तब स्पिरिचुअल सेंस 250 हो जाएगी, लेवल अपग्रेड होकर लेवल 4 गोस्ट कंट्रोलर हो जाएगा। लिन वायु ने धीरे से कहा, सोचा नहीं था इतना जल्दी होगा। स्ट्रॉन्ग गोस्ट्स और वेंचफुल स्पिरिट्स का एसेंस सच में अलग होता है, ग्रोथ इफेक्ट क्लियरली दिखता है। वो पहला और चला गया, न्यूबी मिशन ऑफिशियली खत्म हो चुका था। लगता है अब मुझे भी गोस्ट रियल्म को सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहिए। सबसे पहले फॉरम पास सिचुएशन चेक करता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन अचानक चमक उठी, सिस्टम ने अलर्ट किया, आपके पास एक नया मैसेज है। लिन वायु ने ध्यान से सेंडर का नाम देखा, वाइये। वो और उसने खुद मुझे मैसेज किया, पता नहीं क्या हुआ होगा। मैसेज जल्दी से स्क्रीन पर दिख गया, भरे ही वर्ड्स में लिखा था, हेलो फेंगडू दादी, मैं वाइये हूँ। आजकल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जायंट चेंग पर वेंचफुल स्पिरिट्स का हमला हो रहा है। इस इंसिडेंट में 100 लॉग मार चुके हैं। 9th इन्वेस्टिगेशन सेंटर ने तुरंत एक इमरजेंसी स्क्वाड बनाई है, लेकिन अभी भी उन्हें एक लेवल 4 गोस्ट कंट्रोलर की जरूरत है जो कमांड कर सके। गवर्नमेंट चाहती है कि आप उनकी मदद करें। रिवॉर्ड 50 मिलियन डमिंग कॉइंस है। अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट्स है तो हम उन पर फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। लिन वायु को तब जाकर बात समझ आई, अच्छा तो ये बात है। लगता है हॉरर गेम का इन्फ्लुएंस फैल चुका है और गोस्टली एंटिटीज की एग्जिस्टेंस रियल वर्ल्ड को जोरों से हिट कर रही है। उसने अपनी थोड़ी खुजलाई और गहरी सोच में डूब गया। अब उसके लिए रिवॉर्ड मनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, मेन पॉइंट ये था कि क्या यूज इन्वेस्टिगेशन सेंटर से कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं, खासकर हॉरर स्पेस और दूसरे पैरानॉर्मल मैटर्स में उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए। शायद इस दुनिया में गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्टली काम करने वेल इन्वेस्टिगेशन सेंटर से ज्यादा इंफॉर्मेशन और कहीं नहीं मिलेगी। ये सोचते ही लिन वायु की उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगी और उसने रिप्लाई भेजा, मिस वाइये, मुझे इस पैरानॉर्मल इंसिडेंट की कंप्लीट डिटेल्स चाहिए। दूसरे साइड से तुरंत रिप्लाई आया, फेंगडू दादी, आज रात 12 बजे हम हॉरर स्पेस में मिल सकते हैं, ठीक है? उसने थोड़ी देर सोचा, अगले दिन का शेड्यूल थोड़ा फ्री हाई था। लिन वायु बहुत जल्दी पहुंच गया था। वो भीड़ भाड़ वेल स्क्वायर के बीच में खड़ा शांति से आसपास देख रहा था। रोज रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक न्यूबी मिशन कंप्लीट करने वेल प्लेयर्स हॉरर स्पेस में एंटर कर सकते हैं। ये हॉरर स्पेस का पब्लिक एरिया था। ये ना पूरी तरह रियल वर्ल्ड का हिस्सा था और ना ही पूरी तरह गोस्ट रियल्म था, और यहाँ मिशन की तरह चेहरे भुलाने वाला इफेक्ट भी नहीं था। केवल गोस्ट मास्क उस एरी डिमोनिक एनर्जी में धीरे धीरे दिखने लगा, लेकिन फॉर्मलेस गोस्ट मास्क की वजह से वो अब भी अपना असली चेहरा दूसरों से छुपा पा रहा था। उसकी आंखों के सामने खूनी लाल रंग में एक लाइन दिखी, प्लीज कंफर्म आइडेंटिटी। लिन वायु ने शांति से जवाब दिया, फेंगडू दादी। सिस्टम ने तुरंत एक नोटिफिकेशन दिखाया, आपको भाई ये की तरफ से नया फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है। भाई ये आपको अपने स्पेस में इनवाइट कर रही है, क्या आप एंटर करना चाहते हैं? उसने तेजी से जवाब दिया, एंटर। खूनी लाल रोशनी तेजी से फैल गई और पाल भर में लिन वायु के पूरे शहर को निकल लिया। वो तुरंत एक बिल्कुल अनजान स्पेस में टेलीपोर्ट हो गया, जहाँ की हवा ठंडी और एरी थी। उसके सामने भाई ये था, जिसका चेहरा मास्क से नाक तक ढका हुआ था। लिन वायु ने फिर भी अदब से सलाम किया, मिस्टर भाई ये, बहुत दिनों बाद मिले। लेकिन वो अजीब ख्यालों में खो गई। वो उसके ठीक सामने खड़ा था, पर वो उसका चेहरा बिल्कुल देख नहीं पा रही थी। भाई ये की आंखें खुली की खुली रह गई, उसके चेहरे पर हैरत थी। उसके तरीके सच में गहरी और समझ से बाहर थे। उसने हल्के हाथों से एक कप चाय डाली और कहा, एम्परर फेंगडू सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जायंट चेंग के पैरानॉर्मल इवेंट्स को हैंडल करने के लिए मदद की। वो आराम से कुर्सी पर बैठ गया और शांत लहजे में बोला, बस ऐसे ही थोड़ी मदद कर दी। तुम मिशन की डिटेल्स मुझे बताओ। भाई ये ने डिवाइन आई आगे बढ़ाया और धीरे से हिदायत दी, कल दोपहर 2 बजे जायंट चेंग स्टेशन पर मिलना। ये चीज अपने पास रखना, कोई तुम्हें रिसीव करने आएगा। बाकी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी वो तुम्हारे लिए तैयार रखेंगे। लिन वायु ने वो ले लिया और मन ही मन सोचा, लगता है ये 9th इन्वेस्टिगेशन सेंटर का ऑफिशियल बैच है। उसने गेस्ट को विदा करने के लिए उठी और कहा, तो एम्परर फेंगडू सर, आपका सफर अच्छा रहे। उसकी बात खत्म होते ही वो प्लाजा में टेलीपोर्ट हो गया। थ्रिलर स्पेस सच में बहुत कन्वीनियंट है। फॉरम की एनालिसिस के मुताबिक यहाँ कनेक्शन के अलावा भी बहुत सारे यूजफुल आइटम्स छुपे हैं। मुझे और एक्सप्लोर करना चाहिए।
ठीक उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से बाजा, आपको एक नया फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है। आपको एक नया फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है। इसे लिन वायु सोच में बैठ गया। फॉरम पर वायरल पोस्ट के बाद लगता है अब मैं भी थोड़ा फेमस हो गया हूँ। शुक्र है मेरे पास फेसलेस गोस्ट मास्क है, वरना मैं ऐसे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। सिस्टम का नोटिफिकेशन अब भी लगातार बज रहा था। नया फ्रेंड रिक्वेस्ट ली नियन की तरफ से था। उसने सर उठाया, चेहरे पर खुशी थी। ये ली नियन है। लगता है फैंटोम वेंजेंस सोल ड्रिंक पीने के बाद उसका स्पिरिट अवेकनिंग हो गया है और वो सक्सेसफुली सर्वाइव कर गई है और न्यूबी डंजियन भी क्लियर कर लिया है। लिन वायु ने सिस्टम पैनल को टच किया और सीधे ली नियन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। दूर से ली नियन हाथ हिला रही थी, चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट के साथ। लिन भाई बहुत दिनों बाद मिले। उसकी पानी भरी आंखें एक छोटे रैबिट जैसी थी। लिन भाई ने जो वो ड्रिंक दिया था उसकी वजह से ही मेरा स्पिरिट अवेकनिंग हुआ। मेरी स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ गई है और मैं एक मिस घोस्ट को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। कल आज ट्रायल डंजियन में उसने अपने सामने खा दी इस उत्साहित छोटी लड़की को देखा और अचानक याद आया, कल मैंने फॉरम पर मिस कंट्रोल गर्ल के बारे में सुना था। क्या वो तुम ही थी? ली नियन ने शरारत से मुस्कुराया, मैं लिन भाई से कैसे कंपेयर कर सकती हूँ? अचानक लिन वायु ने पूछा, ली नियन तुम थ्रिलर स्पेस में कितने टाइम से हो? मैं अभी अभी आया हूँ, अभी तक यहाँ के फंक्शंस समझ नहीं पाए। उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। मैं तो कल ही आई हूँ, लेकिन मैंने फॉरम के सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़ लिए हैं। मेरे डैड ने भी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन खरीदी है। उन्होंने बताया कि सिर्फ न्यूबी ट्रायल डंजियन क्लियर करने के बाद ही एक ऑफिशियली थ्रिलर गेम प्लेयर बनते हैं। वो उछलते कूदते हुए समझाने लगी, ऑफिशियल प्लेयर्स के लिए अपना पर्सनल थ्रिलर स्पेस अनलॉक करने के अलावा फ्रेंड्स के साथ टीम अप सिस्टम भी है और स्कोर सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया है। ये सुनकर लिन वायु ने क्यूरियस होकर पूछा, स्कोर क्या होता है? उसने जवाब दिया, स्कोर्स फंक्शनल आइटम्स रिडीम करने के लिए उसे होते हैं, जैसे इम्यूनिटी कार्ड या प्रोफेसी कार्ड। इम्यूनिटी कार्ड एक बार डंजियन में फोर्स एंट्री से बचा सकती है और प्रोफेसी कार्ड नेक्स्ट सिचुएशन प्रेडिक्ट कर सकती है। लिन वायु ने सोच में अपनी नजरें नीचे की। ये आइटम्स सीधे पावर नहीं बढ़ते, पर इनका प्रैक्टिकल इफेक्ट बहुत वैल्यूएबल है। ली नियन ने बाहें फैलाकर समझना जारी रखा। इसके अलावा सोर्स पब्लिक कल्टीवेशन रूम्स का यूसेज टाइम रिडीम करने के लिए भी उसे होते हैं और पर्सनल स्पेस अनलॉक करने के लिए भी। मैंने पब्लिक कल्टीवेशन रूम ट्राई किया है। वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर से कहीं ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है। जहाँ तक पर्सनल स्पेस की बात है, शुरू में वो छोटा होता है, अपग्रेड करने के लिए और स्कोर्स जमा करने पड़ते हैं। उसने अपनी चिन खुजते हुए पूछा, तो स्कोर्स कैसे मिलते हैं? डंजियन कंप्लीट करने से मिलते हैं क्या? उसने शरारत से सर हिलाया, एग्जैक्टली। डंजियन की डिफिकल्टी जितनी ज्यादा होगी और इवैल्यूएशन जितना अच्छा होगा, उतने ही ज्यादा स्कोर्स मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं। यहाँ के प्लेयर्स के पास कुछ इंडिपेंडेंट स्कोर टास्क भी होते हैं। ली नियन ने जैसे उसे कुछ याद आया हो ताली बजाई, और हाँ, हमारे पिछले थर्ड डंजियन में भी स्कोर्स था। मेरे पास अभी 240 स्कोर्स है। लिन भाई भी इन्फो बार में अपने स्कोर्स देख सकते हैं। लिन वायु ने आईब्रो उछाली, अच्छा तो ऐसा है। उसके मन में ख्याल आया और उसने तुरंत क्वेरी करने का ऑर्डर दिया। सिस्टम ने प्रॉम्प्ट किया, स्कोर्स। वो एकदम से चौंक गया। उसकी आंखों के सामने खून रेड बड़े अक्षरों में लिखा था, स्कोर्स 15,000। ली नियन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, लिन वायु तुम्हारे कितने स्कोर्स है? वो बड़ा हाई हम्बल लग रहा था, ज्यादा बात नहीं कर रहा था, पर मन ही मन में वो सोच रहा था, कहीं ये 1.5 लाख पॉइंट्स उसकी तीसरे डंजियन में कुछ ज्यादा हाई परफॉर्मेंस की वजह से तो नहीं मिले, इसीलिए सिस्टम ने उससे इतना बड़ा स्कोर दिया होगा। गेम के पॉइंट्स सिस्टम में देखो तो ये स्कोर काफी होगा ना? उसने आगे उंगली से इशारा किया और धीरे से समझाया, कोई बात नहीं, गेम स्पेस में और भी पॉइंट्स कमाने के तरीके हैं। लिन वायु ने उसकी तरफ देखा तो ली नियन के सामने दो आसमान छूटी हुई टावर्स खाली थी। एक का नाम था ब्राइट स्पिरिट टावर और दूसरी परगेटरी टावर। उसने समझना शुरू किया। ब्राइट स्पिरिट टावर में टोटल 7 फ्लोर्स है। हर फ्लोर पर अलग अलग लेवल के और क्वांटिटी के गोस्ट्स मिलेंगे। जितना ऊपर जाओगे डिफिकल्टी उतनी ही बढ़ेगी। बस इस फ्लोर के सारे गोस्ट्स को खत्म करो और लेवल क्लियर करके रिवॉर्ड पाओ। रिवॉर्ड्स मेनली पॉइंट्स होते हैं और वो पॉइंटेड टॉप वाली ब्लू टावर हाई परगेटरी टावर है। ली नियन ने आगे बताया, ये टावर एकदम मिस्टीरियस वाइब देती है, बहुत कम लोग इसमें घुसने की हिम्मत करते हैं। मुझे भी ज्यादा नहीं पता इसके बारे में। लिन वायु ने कुछ देर सोचा, यूज रियलाइज हुआ कि ये दोनों टावर्स कोरल स्पेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है और परगेटरी टावर की इन्फो बहुत स्पेस है। सेफ्टी के लिए अभी पहले स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, फिर आगे का प्लान बनाएंगे। लिन वायु ने खुद से कहा कि वो पहले ब्राइट स्पिरिट टावर देखना चाहता है। ली नियन ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, लिन वायु तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से सच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इतना बोलकर लिन वायु उस ब्लू टावर के अंदर चला गया। उसके चेहरे पास सरप्राइज था। तो ये है ब्राइट स्पिरिट टावर। उसने अपने हाथ बांधे, अभी न्यूबी टेस्ट पास किया था, अच्छा मौका था अपना टैलेंट दिखाने का। सोच रहा था क्या उससे लेडर बोर्ड पर जगह मिलेगी। लिन वायु एक बेड पत्थर के पिलर के सामने खड़ा था, जो असल में एक लेडर बोर्ड थी। ब्लड रेड टेक्स्ट की लाइंस एक एक करके दिखने लगी। पहला नंबर अनोनिमस, क्लियर स्पीड 9.93 सेकंड्स। दूसरा नंबर अनोनिमस, क्लियर स्पीड 10.21 सेकंड्स। तीसरा नंबर बाई क्लियर स्पीड 11.50 सेकंड्स। चौथा नंबर भी वापस अनोनिमस। वो एकदम अलर्ट हो गया। फॉरम की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बाई ये तो काफी पहले से लेवल 6 गोस्ट टेमर था और उसने तो अपनी पावर छुपाई भी थी, फिर भी यहाँ सिर्फ थर्ड नंबर पर है। लगता है यहाँ उसकी सोच से भी ज्यादा मास्टर्स है। उसने आगे गाइड किया, अगर ब्राइट स्पिरिट टावर को चैलेंज करना है तो बस अपना हाथ स्टोन टैबलेट पार रखो और मन में स्टार्ट चैलेंज बोलो। ये नियन थोड़ी कंफ्यूज थी। उसने पूछा, क्या तुम अभी चैलेंज करोगे? ध्यान रखना। लिन वायु ने धीरे से उससे रिएश्योर किया और कहा कि वो टेंशन न ले। लिन वायु ने हाथ बढ़ाकर स्टोन टैबलेट को छुआ और मन ही मन में कहा, स्टार्ट चैलेंज। रेड टेक्स्ट में तुरंत नोटिफिकेशन आया, चैलेंजर लिन वायु, चैलेंजिंग फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, एंटर होम की तैयारी। लिन वायु ने अपनी आंखें बंद की और उसकी बॉडी तेजी से अंदर खींची गई। वो एक गोल अरीना में टेलीपोर्ट हो गया और चैलेंज ऑफिशियली शुरू हो गया। एक लंबे बालों वाला गोस्ट अचानक सामने आ गया, जिसे लिन वायु घबराकर पैर था। उसके गाल के बीच में से निकली हुई आंख बड़ी बड़ी हो गई और फिर उसने एक कण फाड़ने वाली चीख मारी। उसके तुरंत बाद गोस्ट्स का एक बड़ा झुंड उमड़ पड़ा। डेड फियर्स और एग्रेसिव डक जैसे सामने खड़े इंसान को चीयर फाड़ देंगे। उसके पूरे शेयर से दर्जनों शार्प ड्रिल्स एक साथ निकल आए और राहु 7 किल नेल्स भी एक्टिवेट हो गए। वो ड्रिल्स तेजी से आगे बढ़े और सामने खड़े कुछ गोस्ट्स के पेट को सटीक तरीके से छेड़ दिया। लिन वायु चुपचाप हवा में तैर रहे एमरल्ड ग्रीन लाइट बॉल्स को देख रहा था। ब्राइट स्पिरिट टावर के गोस्ट्स असल में लिविंग क्रीचर्स नहीं लग रहे थे, बल्कि ये एनर्जी और स्पिरिचुअल एसेंस से बेंग ह्यू पपेट्स द, जिनमें बिल्कुल भी कॉन्शियसनेस नहीं थी। उसने कंट्रोल पैनल खोला और जुक्शियान से पूछा, क्या इन चीजों को रिफाइन किया जा सकता है? बुजुर्ग ने दम ठोक कर जवाब दिया, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेरी स्पेशलिटी है। लिन वायु की आंखों में तुरंत चमक आ गई। उसने सोचा नहीं था कि ये सच में पॉसिबल है।
उसका दिल खुशी से झूम उठा। ब्राइट स्पिरिट टावर के साथ वो डंजियंस के बीच के टाइम में भी रिसोर्सेज का एक स्टेबल सोर्स बना सकता था। रेड टेक्स्ट फिर से दिखा। फर्स्ट फ्लोर चैलेंज सक्सेसफुल, टाइम टेकन 2.1 सेकंड्स, रिवॉर्ड 100 पॉइंट्स। क्या नेक्स्ट फ्लोर चैलेंज करें? लिन वायु ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि सब कुछ उसकी कैलकुलेशंस में ही था। आज तो बस ब्राइट स्पिरिट टावर का एक एक्सपेरिमेंट था, अभी आगे और एक्सप्लोर करने की कोई जल्दी नहीं थी। जब उसने लिन वायु को बाहर आते देखा, उसकी आंखों में तुरंत चमक आ गई, जैसे अभी अभी सोना मिल गया हो। वो झट से बोली, उसकी आवाज में बेचैनी थी, लिन वायु कैसा है? उसने नाक खुजलाई, थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा। पहले फ्लोर पर पूरे 5 वेंचफुल स्पिरिट्स थे। इसे सबको क्यूरियोसिटी हुई। किसी ने पूछा, लिन वायु तुम्हें पहला लेवल क्लियर करने में कितना टाइम लगा? लिन वायु हिचकिचाया, वो क्या बोलूं? ठीक उसी पाल एक बोर्ड बंदा चिल्ला उठा, जल्दी देखो। लेडर बोर्ड अचानक बादल गया। एक अनोनिमस प्लेयर सबको पीछे छोड़ गया। सीधा स्टोन पिलर पर उसका नाम आ गया। रैंक 1 अनोनिमस, क्लियरेंस स्पीड 2.1 सेकंड्स। रैंक 2 अनोनिमस, क्लियरेंस स्पीड 9.93 सेकंड्स। रैंक 3 अनोनिमस, क्लियरेंस स्पीड 12.21 सेकंड्स। रैंक 4 बाय ये, क्लियरेंस स्पीड 11.50 सेकंड्स। रैंक 5 अनोनिमस, क्लियरेंस स्पीड 15.48 सेकंड्स। वो पलट गई और प्राउडली पीछे देखते हुए बोली, बॉस पहला नंबर पक्का लिन वायु का ही है। वो ऑकवर्डली मुस्कुराया, सर हिलाकर मान लिया, हाँ मैं ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहता था, इसलिए अनोनिमस चूज किया। अचानक एक आवाज आई जिसने दोनों की बात काट दी। क्या नेदर स्पिरिट टावर में अब एंटर नहीं कर सकते क्या? वो जिसके बाद स्लांटेड द क्यूरियोसिटी से सिस्टम अनाउंसमेंट देखा, लगता है मेंटेनेंस और अपग्रेड के लिए है। वो आदमी जिसकी आईब्रोज शार्प थी, उसके चेहरे पर नाराजगी दिखी। वो पहली बार इतनी अजीब सिचुएशन देख रहा था। और लिन वायु कुछ सेकंड्स के लिए हैरान रह गया, क्या ये इसलिए हुआ कि मैंने पहले फ्लोर के सारे बेंचफुल स्पिरिट्स साफ कर दिए थे? वो धीरे धीरे हर क्लू को सॉल्व कर रहा था। ये हॉरर गेम लगता है गोस्ट वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस से क्लोजली कनेक्टेड है, जो कॉमन सेंस और रूल्स से बिल्कुल क्लियर था। प्लेयर्स, डंजियंस, हॉरर स्पेसेस, पॉइंट्स। इतना बड़ा रूल्स का सिस्टम सच में पता नहीं किसने बनाया है। और तो और ये ह्यूमन वर्ल्ड में भी आ सकता है। सिस्टम अनाउंसमेंट पॉपअप हो गया। बैलेंस 10,154 बिलियन। लिन वायु गौर से आगे देख रहा था। ये और उसका डिवाइन टाइकून सिस्टम होने से क्या इसका उसके रिबर्थ से कोई कनेक्शन है? लिन वायु ने आराम से अपने हाथ पॉकेट्स में डाले, पैर था और आज टावर से निकल गया। ये अजीब दुनिया, एक दिन वो सब कुछ समझ जाएगा। सीन चेंज, एक एयर ट्रेन में सूरज की रोशनी सीधी ट्रेन की सीट्स पर पड़ रही थी। लिन वायु आराम से क्रॉस लेग बैठा था, उसकी आंखों में गहरी सोच थी। नंबर 44 ट्रेन के टेंस माहौल से ये बिल्कुल अलग था। इंडीड यूज ह्यूमन वर्ल्ड का ये आरामदायक और फ्री फील ज्यादा पसंद था। बस अफसोस की बात यह है, प्लेयर्स बैच के बैच गेम में खींचे जा रहे थे और गोस्ट क्रीचर्स का एग्जिस्टेंस अब रियल वर्ल्ड को भी धीरे धीरे अफेक्ट कर रहा था। डर है कि ह्यूमन वर्ल्ड का ऑर्डर भी ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक उसी पाल पॉकेट में उसका फोन अचानक लगातार वाइब्रेट करने लगा और उसकी सोच तोड़ दी। उसने हैरानी से फोन उठाया। ये लीनियन थी। लिन वायु ने थोड़ा सोचा, पहली बार डंजियन में मिली वो डार्क लड़की अब काफी ब्रेव लग रही थी। लीनियन ने पहले उसका नंबर मांगा था, कहा था हम फोन नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि बाद में इजीली कांटेक्ट में रह सकें। लिन वायु ने फौरन फोन उठाया, हेलो। वो हाथ में पेपर देखते हुए, उसकी चेहरे पर घबराहट थी। लिन वायु, क्या तुम जायंट चेंग आ रहे हो? मैंने सुना है 9th इन्वेस्टिगेशन सेंटर ने तुम्हें यहाँ एक पैरानॉर्मल इवेंट सॉल्व करने के लिए इनवाइट किया है। ये सुनकर उसकी आंखों में हैरानी थी, तुम्हें कैसे पता? लीनियन झट से खाली हो गई, बहुत बेचैन लग रही थी। वो इंसिडेंट हमारी कंपनी के स्टोर में हुआ है, रिपोर्ट में फुल स्टोर का नाम है। लिन वायु उसकी आवाज सुन रहा था, उसकी आईब्रोज खुद से खुद गई। लिन वायु को लगा ये मामला बिल्कुल सिंपल नहीं है। लीनियन ने टेबल से रिपोर्ट उठाई, 3 दिन पहले हमारे ही ग्रुप के फुलू कमर्शियल सेंटर में एक एक्सीडेंट हुआ और कुछ एम्प्लॉइज की डेथ हो गई। सब लोग एक अजीब और मिस्टीरियस स्टेट में थे उस वक्त, क्योंकि ये एक मर्डर केस माना गया। कमर्शियल सेंटर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और ऑपरेशंस बैंड नहीं किए। खूनी पूल में पड़ी फीमेल एम्प्लॉय की फोटो जिसने भी देखी, उसकी रूह कांप गई। उसके बाद हजारों लोग इस जगह से अंदर बाहर आते जाते रहे, लेकिन अगले दिन फुलू सेंटर में अचानक और बॉडीज मिलने लगी। बस कुछ ही देर में दर्जनों लोग अपनी जान गवा बैठे। सामने अनजेनेट फोटोज और इन्फॉर्मेशन आने लगी। फिर कुछ हाई किलोमीटर्स दूर वैनन डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसी ही मौत की खबर फैल गई और पूरा जियांग सिटी डर और घबराहट में डूब गया। आसपास के अपार्टमेंट्स और रेजिडेंशियल एरियाज भी इसकी लपेट में आ गए। 9th इन्वेस्टिगेशन सेंटर ने तुरंत एक्शन लिया और फाइनली कंफर्म किया कि ये एक सुपरनैचुरल घटना है। पूरे कमर्शियल सेंटर को सील करना जरूरी था, पर तुम्हारे पापा को अपने दोस्त से पता चला कि असल में जब पहला केस हुआ था तभी जियांग सिटी के कई और एरियाज में भी ऐसी ही मौत के केसेस सामने आ चुके थे। उसने पूरी घटना को बेहद सीरियस और धीमे तरीके से सुना। लिन वायु ने बस एक हल्की सी सांस भरी और फिर लीनियन ने डिटेल में समझाया कि सारे स्पेसिफिक एविडेंस और इंस्पेक्शन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों साइड्स की नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल एक जैसी थी और विक्टिम्स के मरने का तरीका भी एक्सट्रीमली सिमिलर था। ये पक्का है कि ये सब एक हाई स्पिरिट ने किया था और इन्हीं रीजंस की वजह से वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारे पापा 9th इन्वेस्टिगेशन सेंटर को अलार्म करें, इसलिए उन्होंने केस को सडन डेथ बोलकर क्लोज कर दिया। उसने पूछा, उसकी आवाज में एक शॉक और रियलाइजेशन था, तुम्हारा मतलब है 2 अलग अलग जगहों पर एक ही वक्त पर विक्टिम्स स्माइल और उनकी मौत का तरीका भी बिजारली बिल्कुल सेम था। उसने तुरंत जवाब दिया, यही तो पूरे मैटर का सबसे स्ट्रेंज पार्ट है। एक गोस्ट कैसे 2 अलग अलग जगहों पर एक ही साथ लोगों को मार सकता है, वो भी ऐसे ऑफिस में जहां सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए थी। लियन की आवाज अब भी काम और सीरियस थी। बेशक गवर्नमेंट आईएससी बस एक लोकल लेवल इंसिडेंट मान रही है, पर मुझे लगता है कि इस गोस्ट के तरीके बिल्कुल सिंपल नहीं है। लिन वायु, प्लीज बी केयरफुल, अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे याद से कॉल करना। इस जियांग सिटी में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। लिन वायु ने स्मार्ट तरीके से विदा ली। लियन का शुक्रिया किया और मन ही मन हर क्लू को एनालाइज करता रहा। उसने सोचा, अगर जरूरत पड़ी तो वो पक्का कांटेक्ट करेगा। ये केस तो हद से ज्यादा मिस्टीरियस है। आखिर क्या हुआ है ये तो सिर्फ खुद स्पॉट पर जाकर इन्वेस्टिगेट करने से ही पता चलेगा। वो बाहर निकला और एक मैजिक इम्ब्यूड मास्क पहना। उसके 9th इन्वेस्टिगेशन सेंटर के बैज में उसने सोचा भी नहीं था कि लोकेशन डिटेक्ट करने की पावर भी होगी। लिन वायु ने अपने हाथ में डिवाइन आई को कास के पकड़ा हुआ था। उसका दिल कॉन्फिडेंस से भरा था। अचानक उसके सामने 3 लंबे स्ट्रॉन्ग आदमी आ खड़े हुए। दाही ने केयरफुली पूछा, आप लिन वायु सर हैं? लगता था इस शख्स में अपना चेहरा छुपाने की पावर थी, जिस वजह से वो उनका फेस ठीक से देख नहीं पा रहे थे। लिन वायु ने स्माइल किया और फ्रेंडली तरीके से अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाँ मैं ही हूँ। क्या आप तीनों 9th इन्वेस्टिगेशन सेंटर से हैं? दूसरे शख्स ने भी पोलाइटली हाथ मिलाया। पहली बार मिल रहे हैं, मेरा निकनेम दाहे है, आप मुझे ओल्ड ही बुला सकते हैं। दाहे के राइट साइड में खड़े शख्स ने भी इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम लीजियान है। और लेफ्ट में खाते लड़की ने कोल्डली और ब्रीफली कहा, मेरा नाम YW है।
दाही ने पीछे की तरफ हाथ फेरे ट्यूलिन वायु से कहा, अभी सिचुएशन काफी टेंस है, पहले हम कार में चलते हैं। चारों एक साथ कार में बैठे। कैबिन में एक अनएक्सप्लेनेबल हैवी एटमॉस्फेयर छाई हुई थी। हर किसी के चेहरे पर सीरियसनेस थी, एक भी इमोशन दिख नहीं रहा था। कोई डब्ल्यू ने यूज फाइल्स का एक स्टैक दिया। लिन वायु, ये इस इंसिडेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है। उसने ध्यान से एक एक लाइन पढ़ी। कंटेंट ऑलमोस्ट वही था जो लियन नियन ने बताया था, बस इसमें कई जगहों पर एक साथ ह्यू इंसिडेंट्स का कोई जिक्र नहीं था। दाही ने पलटकर डाउटफुली पूछा, हमारे इन्वेस्टिगेशन सेंटर का मानना है कि ये सब एक गोस्ट कंट्रोलर के मरने की वजह से हुआ है, जिसे गोस्ट एंटिटी कंट्रोल से बाहर हो गई। लिन वायु, आपका इस बारे में क्या कहना है? लिन वायु गहरी सोच में डूब गया। उससे पता था कि एक और केस है जो किसी वजह से रिपोर्ट नहीं किया गया था। लिन नियन को प्रॉब्लम से बचाने के लिए उसने बस इनडायरेक्टली पूछा, सुपरनैचुरल वर्ल्ड में गोस्ट एंटिटीज जब किसी को मारते हैं तो उन्हें एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म, स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो क्या रियल वर्ल्ड में भी गोस्ट उन्हीं रूल्स से बंधे होते हैं? ली जियान ने जवाब दिया, हमारे पिछले केसेस के एक्सपीरियंस के हिसाब से हाँ, ऐसे केसेस अब भी है जहाँ किलिंग्स रूल्स फॉलो करती है। लिन वायु ने अपनी नजरें नीचे की, उसके चेहरे पर गहरी सोच थी। अगर ऐसा है तो सिर्फ 2-3 दिन में इतने बेड एरिया में 100 से ज्यादा लोगों का एक साथ किलिंग मैकेनिज्म के कांटेक्ट में आना, एक यंग फियर्स गोस्ट के लिए इतनी हाई किलिंग फ्रीक्वेंसी, क्या ये थोड़ी ज्यादा नहीं है? ये सुनकर तीनों का चेहरा एक साथ बदल गया। एक यंग फियर्स गोस्ट? कोई डब्ल्यू ने कॉशियसली पूछा, क्या उसके किलिंग रूल्स इतने इजीली ट्रिगर हो जाते हैं और उसका इन्फ्लुएंस एरिया इतना बड़ा है कि सिर्फ 2 दिन में 100 से ज्यादा लोग मर गए? लिन वायु ने अपनी भावे इतनी कास के सिकोड़ी की, लग रहा था उसमें मक्खी भी फंस जाती। हो सकता है अगर ये सच में इतना सिंपल होता तो इस मैटर को हैंडल करना काफी आसान होता। उसने अपना सर घुमाकर कार की विंडो से बाहर देखा। उसकी नॉलेज के हिसाब से रियल वर्ल्ड में नेगेटिव एनर्जी पहले से ही बहुत कम होती है। अगर एक फियर्स गोस्ट का गोस्ट डोमेन ना हो तो इतने बेड एरिया को इंस्टेंटली अफेक्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या वो हॉरर गेम सच में रियलिटी में घुस रहा है और उन भूत प्रेत की पावर्स वक्त के साथ और भी अजीब और खौफनाक होती जा रही है क्या? गाड़ी ने एक लंबी दूरी तय की, फिर धीरे से एक हेवीली गार्डेड फुल मॉल के सामने रुकी। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर खादी भीड़ पलटकर देखने लगी। लिन वायु गाड़ी से उतरा। ये ली नियन फैमिली की प्रॉपर्टी थी और यही वो पहली जगह थी जहां पैरानॉर्मल इंसिडेंट शुरू हुआ था। ही लॉन्ग ने धुएं के छल्ले उड़ाए, एक एरोगेंट टोन में बोला, तो 9th इन्वेस्टिगेशन सेंटर के लोग हो तुम। मैंने सोचा था यहाँ मरने आने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। उसके बगल में एक्साइओ वैन भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था, जैसे बड़ा एक्सपर्ट हो। ये अर्थ लेवल मिशन बहुत डेंजरस है, तुम लोग बेहतर होगा जल्दी से बैकअप बुला लो, ये जगह हम पर छोड़ दो, हम हैंडल कर लेंगे। उसने उन्हें हैरानी से देखा और पूछ बैठा कि वो कौन है। दाही ने धीरे से बताया, ये सब गोस्ट कंट्रोलर्स है। वो कुछ लॉर्ड जायंट चेन के क्रेजी ड्रैगन सोसाइटी के हैं। वो हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ रहे हैं, खासकर उनका लीडर हालोंग। वो पहले जेल जा चुका है और फिर किसी तरह गोस्ट कंट्रोलर बन गया। वो एक नंबर का ट्रबल मेकर है। दोनों ने सामने खड़े उन घमंडी लोगों को घूरा। इस बार वो किसी भी तरह से इस इन्वेस्टिगेशन में जबरदस्ती घुसे थे, सिर्फ इस केस को हैंडल करने के बहाने क्रेजी ड्रैगन सोसाइटी की शान और रेपुटेशन बढ़ाने के लिए। लिन वायु ने बीजाती से अपने होठों को मोड़। तो ये बात है, हायर गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं किया ताकि ये अंडरवर्ल्ड गोस्ट कंट्रोलर्स बीच में न आए और परेशान न करें। फिर उसने ठंडे लहजे में काउंट किया, उन पर इल्जाम लगाते हुए कि वो अपने पर्सनल फायदे के लिए जानकारी छुपा रहे हैं। भूत प्रेत को पनाह देना क्या वो मासूम लोगों को अपने हाथों से मारने जैसा नहीं है? ही लॉन्ग ने उससे नीचे देखते हुए आंखों में बीजाती के साथ कहा, ओए लड़के, इतनी कम उम्र में यहाँ क्या तमाशा देखने आया है? क्या तुझे लगता है गवर्नमेंट की चमचागिरी करके तू आगे बढ़ जाएगा? वैंग कियांग ने तुरंत बीच में टोकते हुए बड़े जानकर तरीके से बोला, यंगस्टर्स है ना, जल्दी इंपल्सिव हो जाते हैं, इन्हें वैंगार्ड बनना पसंद है। लेकिन ये लड़का तो 4th टियर भी नहीं है। आजकल गवर्नमेंट का काम भी कितना लापरवाह होता जा रहा है। एक और शख्स ने भी मौका देखकर 2 बातें गया, खुद को दिखाते हुए संभल कर रहना, मॉल में घुसने के बाद रो मत देना। लिन वायु ने उन कानों पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा और सीधा आगे बढ़ गया। ये अर्थ लेवल इंसिडेंट सच में बेहद खतरनाक है। मैं तुम्हें दिल से एक सलाह देता हूँ, बेहतर होगा तुम्हारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब बता दो और जल्दी से घर जाकर पनाह ले लो। एक्साइओ वैन ने हंसकर ताना मारा, उसकी आवाज इतनी कड़वी थी जैसे सब्जी मंडी में मछली बेचने वाली आंटी की हो। ये क्या बोल रहा है तू? बॉस, हम 4th टियर गोस्ट कंट्रोलर्स है और एक इविल स्पिरिट को कंट्रोल करते हैं। वो गुस्से में उसी तरफ लपका, हाथ उठाकर उसे धक्का देना चाहा और मुंह में बड़बड़ कर गरिया दे रहा था। लेकिन लिन वायु ऐसा नहीं था कि कोई भी उसे आराम से धक्का दे। उसने हल्का सा साइड लिया, उसका शेरा चट्टन की तरह मजबूत, जरा भी नहीं हिला। हालोंग ने भौहें चढ़ाई और गहरी आवाज में गुनाया, ओए लड़के, ज्यादा हवा में मत उड़। लगता है तुझे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है। वो लिन वायु से एक सर ऊंचा था, ठंडी सांस छोड़कर बोला, तो चलो फिर देखते हैं कौन इस गोस्ट को पहले खत्म करता है। ही लॉन्ग ने जोर से रोड ब्लॉक हटा दिया और शैतानी मुस्कान के साथ बोला, चलो गवर्नमेंट वालों को अपनी आंखें खोलकर हमारी ताकत देखने दो। उसके चेले तुरंत उसके पीछे चल दिए। लिन वायु ने अपना सर झुकाया, उसके होंठों पर एक गहरी सिनिस्टर मुस्कान थी, जब तुम लोग इतनी जल्दी मरने जा रहे हो तो मुझे रोकने का कोई रीजन नहीं। वो बिना देर आगे बढ़ा, हम भी अंदर चलते हैं। लिन वायु ने दरवाजे पर हाथ रखा और डार्क एनर्जी की लहरें उफान मारती हुई निकलने लगी, जैसे आसपास की हर चीज को जलाकर राख कर देंगी। उसने पूरे मॉल का जायजा लिया। दूसरी तरफ से एक ठंडी गरमानी हवा तेजी से बढ़ती आ रही थी। ली जियान ने आंखें छोटी करके जांचा, लगता है वो गोस्ट यहीं पर आएगा। लिन वायु की आंखों में चमक आ गई, जैसे वो हर निशान को भेदना चाहता हो, लेकिन इस गोस्ट के किलिंग रूल्स अभी भी बहुत वेग हैं। फिलहाल तो हम सिर्फ अपने खून और गोस्ट के जिस्म से ही पता लगा सकते हैं। एक खौफनाक चीख अचानक सुनाई दी, दाहे और क्वाई डब्ल्यू ने तुरंत अपनी आंखें फाड़ ली, जैसे उस आवाज को सुनकर उनकी आंखें बाहर निकल आएंगी। और ली जियान तो पूरी तरह पैजीन में भी गया था। बेड पैजीन के कतरे उसके माथे पार तक। वो जल्दी से लिन वायु के बिल्कुल करीब सट गया। दाहे ने अपनी नजरें सामने करा दी, उसकी आवाज गहरी हो गई, आवाज हॉल नंबर 2 से आ रही है, इविल स्पिरिट आ चुका है। ली जियान का चेहरा सेफ बैठ गया, और नो, वो कुछ सिविलियन गोस्ट कंट्रोलर्स। लिन वायु तुरंत सबको लेकर उस जगह की तरफ बढ़ा जहां इंसिडेंट हुआ था, ये देखने की हालत क्या है। जो नजर आया वो था हालोंग की टीम, जो अपनी नाक दबाए जमीन पर पड़े एक शरीर के पास खड़ी थी। उस शरीर का पेट अनोखी तरह से सूज गया था। वो एक यंग लड़के की लाश थी, उसका पेट 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत की तरह फट गया था, मुंह से सेफ झाग निकल रहा था। मंजर बेहद खौफनाक और दर्दनाक था। लिन वायु ने आंखें पतली करके हर डिटेल को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया। ये सिचुएशन पुराने रिकॉर्ड्स में लिखे फेक डेथ स्टेट से काफी मिलती जुलती थी।
एक्सआईओ वैंग ने थुक निकला, कांपते हुए बोला, बॉस ये सब। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने झट से हाथ बढ़ाया और उसका मुंह बंद कर दिया। उनके सामने तो माहौल बिगड़ चुका था, सबके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी, पेट में तो जैसे तूफान उठा था, लग रहा था अभी उल्टी कर देंगे। वो चुपचाप सोच रहा था, ये जगह तो डंजन के रिकॉर्ड्स में लिखे रूल्स से बिल्कुल अलग थी। अभी तक अस इविल स्पिरिट का किलिंग रोल सामने नहीं आया था और हर छोटी से छोटी हरकत भी किसी की जान ले सकती थी। हाँ लॉन्ग ने माथे पर बाल डाले, लगता है इस दोस्त का किलिंग रोल बोलने से तो पक्का कोई कनेक्शन नहीं है। एक्सआईओ लिंग की आंखें लाल थी, डंजन में कितनी मॉर्टन को उसने देखा था, पर ये अजीब तरीके की मौत देखकर भी उसकी सांसें थम गई थी, इतना डर लग रहा था। वैंग कियांग ने उसका कंधा थपथपाया, यूं तसल्ली देते हुए कहा, डरो मत बॉस, है ना, हम पक्का इस मुश्किल से निकल जाएंगे। अचानक लंबे बालों वाला एक्सआईए उनके पीछे खड़ा था, बिना कोई आवाज किए। लिन वायु ने पलक झपटे हाई ड्रिल बिट उसकी तरफ फेंक दिया, उसने अनजाने में ही किलिंग कंडीशन ट्रिगर कर दी थी। एक्सआईए ने अपना हाथ वैंग कियांग के कंधे पर रखा, उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, जैसे उसने उड़ते हुए ड्रिल बिट को देखा ही ना हो। पर पलक झपते ही वो एक तरफ हट गया और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान खेल रही थी। वो घबराहट से एक्सआईए को गो रहा था, उसकी बचने की स्पीड इतनी तेज थी। हाँ लॉन्ग भागकर उसके पास गया, चेहरे पर चिंता थी, पर ज्यादा तो वो सच जानना चाहता था, इविल स्पिरिट ने उस पर हमला कर दिया क्या? आखिर उसने किया क्या है? वो अचानक पागल हो गया, अपने हाथों से अपना गाला खोदने लगा, उसकी आंखें खून के लाल रागों से भर गई थी, बिल्कुल लाल। लिन वायु अपनी जगह पर खड़ा सब देख रहा था, उसकी आंखों में ठंडक थी, मदद करने का तो कोई इरादा नहीं था, बस उसके पेट पर नजर थी। वैंग कियांग ने कई चीखें मारी, पर उसका हाथ अब भी लगातार उसके मुंह में जा रहा था। उसका पेट अजीब तरीके से फूल गया था, जैसे उसने अभी अभी पूरा तालाब का पानी पी लिया हो, खून हर तरफ उछल पड़ा और उसकी छोटी सी जिंदगी खत्म हो गई। वैंग कियांग पूरा ढीला पड़कर जमीन पर गिर गया, उसकी डर भरी चीखें सेंट्रल हॉल में गुजर रही थी। लिन वायु आगे बढ़ा और चेक किया, उसकी आवाज धीमी थी, वो मर चुका है। हाँ लॉन्ग जोर से चिल्लाया, साला कोई बताएगा उसने किया क्या था जो उस इविल स्पिरिट को बुला लिया? एक्सआईओ वैंग तो डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, आंखों में इतना खौफ था कि सीधा देख भी नहीं पा रहा था। दाही ने धीरे से पूछा, लिन वायु का रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहा था, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वो अपनी थोड़ी खुद से यूं सोच रहा था, अभी के हालातों से इविल स्पिरिट का किलिंग रोल सीधा पता नहीं चल पा रहा था। ली जियांग ने ताली बजाई, जैसे अचानक कोई नया डेयरिंग आइडिया उसके दिमाग में आया है। अरे हाँ, उसके बोलने से पहले उसने एक दोस्त कंट्रोलर लड़की का कंधा थपथपाया था। कहीं किलिंग रोल यही तो नहीं कि किसी का कंधा थपथापना। वो खड़ा हुआ और आगे बढ़ा, अभी तक हम इस पॉसिबिलिटी को रोल आउट नहीं कर सकते। ये बोलते ही लिन वायु ने अचानक धीरे से उसका कंधा थपथपाया। ली जियांग के चेहरे पर साफ डर दिख रहा था, लिन वायु क्या वो खुद पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? वो क्वाईडब्ल्यू के पास गया, उसका कंधा भी थपथपाया, जैसे कोई अजीब रिचुअल कर रहा हो। यहाँ तक कि दाहे को भी लिन वायु ने कंधा थपथपाया, उसने लंबी सांस ली, तो कंधा थपथपाने वाली कंडीशन को हम अब रूल आउट कर सकते हैं। सब बस एक दूसरे को बेबसी से देखने लगे। लिन वायु, आपका तरीका सच में बहुत रिस्की है। उसने अपने हाथ फैलाए, उसकी आवाज शांत थी, टाइम वेस्ट करना अच्छा आइडिया नहीं है। दूसरों को अनजाने में किलिंग रोल ट्रिगर करने देने से बेहतर है कि मैं खुद टेस्ट करूं। वैसे भी ये इविल स्पिरिट मेरे लिए कुछ खास नहीं है। सबकी नजरें लिन वायु पर जान गई, उनकी आंखों में गहरा अदब था। वाह लिन वायु, ये कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड सच में एक टॉप लेवल मास्टर को हाई सूट करता है, जिसने खुद 2 फियर्स डीमंस का खात्मा किया था। एक्सआईओ लिन जमीन पर ढीली होकर बैठ गई, जैसे उसकी सारी ताकत छीन ली गई हो। ये सब क्या हो रहा है? बॉस आपने तो कहा था इविल स्पिरिट से निपटना आसान है। एक्सआईओ वैंग ने अपना पेट पकड़ा, उसकी आवाज में शक और डर भरा था। हमारी टीम में 6 लोग पर पाल भर में 2 मर गए। ऐसे तो नहीं चलेगा बॉस, सच में कोई तरीका है क्या इस इविल स्पिरिट से निपटने का? उसने हाँ लॉन्ग की टांग कास के पकड़ ली, बॉस मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। हाँ लॉन्ग गुस्से से पागल हो गया, उसने जोर से एक्सआईओ लिंग के सर पर एक लात मारी तो पनौती। वो दोनों तेरे पास मर गए, अगर तू अभी भी जीना चाहती है तो शांत हो जाओ और ध्यान से सोचो, अभी अनलॉगऑन ने तुम्हारे आसपास क्या किया था? उसने खुद को बोलने पर मजबूर किया, आवाज कांपती हुई, मैंने उन्हें बताया। ठीक इसी पाल एक चमकती लाल रोशनी अचानक नीचे आई और सीधा हालॉन्ग की पीठ पर पड़ी। ठंडा पसीना उसके माथे को भिगो गया, ये बात साफ तौर पर उसी को टारगेट कर रही थी। हालॉन्ग ने हद से ज्यादा डर में घबराकर चिल्लाया, बाहर आओ। एक्सआईए तेजी से दौड़ती हुई आई, उसके चरण तरफ भयानक लाल डिमोनिक एनर्जी फैली हुई थी। एक्सआईए वैंग डर से कांप गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये तो पक्का एक इविल स्पिरिट है। लिन वायु बस बेबसी से देख रहा था, हालत काबू से बाहर हो चुके थे। हाँ लॉन्ग को पहले पूरा यकीन था कि वो इविल स्पिरिट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इस बार मैं भी उससे बचा नहीं पाऊंगा। उसने दांत पीस लिए और गुस्से से हाँ लॉन्ग के सामने के प्रोटेक्टिव शील्ड पर हाथ मारा। ये टक्कर इतनी भयानक ताकत लिए हुए थी, जैसे अंदर के सारे ऑर्गन्स को ही हिला देगी। एक्सआईए का तेज नाखून वाला हाथ अचानक उसके शेर पार लपका। हाँ लॉन्ग की आंखें बड़ी हो गई, खून से लाल। वो घुटनों के बाद जमीन पर गिर गया, पूरा शहर गीला बैठ गया, जैसे उसने अपनी सारी ताकत खो दी हो। एक अजीब वोर्टेक्स हालॉन्ग के सामने दिखा और एक डर से भरी सिसकारी गूंज उठी, जिसे वहां मौजूद हर कोई कांप उठा। उसने मायूसी से कमजोर आवाज में भीख मांगी, बचाओ मुझे बचाओ। लिन वायु ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो देर से आई उस भीख का सामना नहीं करना चाहता था। खून चरण तरफ फैल गया, प्योर मॉल एरिया में। एक्सआईए वैंग के तो डर से पैर कांपने लगे थे, तुरंत भागने का दिल कर रहा था। जब बॉस हालॉन्ग हाई मर गए, ग्रीनिंग तेजी से दौड़ कर गया और एक्सआईए लिंग को उठाया, पर उसकी नजरें वहीं पर लगी हुई थी। बॉस तो पक्का झूठा है, अगर वो खुद को इविल स्पिरिट्स कंट्रोल करने वाला ना बताता तो हम अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ क्यों आते उसके साथ मरने। क्वाईडब्ल्यू बहुत घबराया हुआ था। लिन वायु, गोस्ट कंट्रोलर तो फेल हो गया, अब हम क्या करें? उसने सर उठाया, उसकी आंखों में तेज धार थी। मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ कि किलिंग रूल क्या है। लिन वायु के पीछे से एक अजीब लाल गोला उभरा और उसके साथ खून की तेज बदबू भी थी। एक्सआईए पता नहीं कहां से नीचे झपटती हुई आई, उसके लंबे बाल उसकी खोपड़ी से चिपके हुए जो हद से ज्यादा दरबानी लग रही थी। लिन वायु के होठों पर मुस्कान आई, जिसमें एक छुपा हुआ इंटरेस्ट साफ दिख रहा था। तो यही है इविल स्पिरिट का किलिंग रूल। उसने तुरंत एक पतला तेज ड्रिल निकला, जिसे तेज स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। उसने बस हल्का सा सर हिलाया और डॉज कर लिया, इतनी आसानी से जैसे ये बात ध्यान देने लायक ही ना हो। काली एनर्जी की लहरें ऊपर उठी और एक छोटा सा वोर्टेक्स बनाया, जिसे तेज खून की बदबू आ रही थी। एक्सआईए वैंग अचानक जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज में खुशी थी, इविल स्पिरिट मर गया। लिन वायु ने तुरंत मना किया, अभी नहीं, वो बस मेरे अटैक से डर गया और थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया है। दाहे एकदम परेशान खड़ा था, उसने सोचा नहीं था कि लिन वायु इविल स्पिरिट के स्नीक अटैक को इतनी आसानी से रोक लेगा। हैरत नहीं कि वो इतना शांत था, जरा भी घबराहट नहीं दिखा रहा था। ली जियांग ने क्यूरियोसिटी से पूछा, लिन वायु, आपने अभी कहा कि आपने इविल स्पिरिट का किलिंग रोल समझ लिया है। उसने पक्के इरादे से जवाब दिया, एक ऐसे हुक्म के साथ जिसे कोई झुठला नहीं सकता। बिल्कुल, अब से और अटोम को बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है।
बची हुई डू और अटोन ने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे कोई तमाशा देख रही हो। उनके चेहरों पर उलझन साफ दिख रही थी। लिन वायु ने धीरे से समझाया, पहले जब भी इविल स्पिरिट अटैक करता था ठीक उस वक्त कोई ना कोई बोल रहा होता था और उसी पाल वो स्नीक अटैक करता था। मुझे लगता है ये डिटेल सबको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। उसने अपनी आंखें नीचे की, चेहरे पर शक था। लेकिन मैं भी पहले बोला था, फिर भी इविल स्पिरिट ने मुझ पर अटैक नहीं किया। वो मुस्कुराया और साफ लॉजिक के साथ जवाब दिया, वो कोई गलती या इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि हर वो शख्स जिस पास स्नीक अटैक हुआ वो अपोजिट सेक्स के किसी इंसान से बात करने के बाद हाई इविल स्पिरिट का निशाना बना था। लिन वायु उसकी तरफ घुमा। अभी भी वही हुआ। इविल स्पिरिट तभी सामने आया जब मैंने क्वाईडब्ल्यू से बात की। ये कहकर उसने आसपास मौजूद लोगों की तरफ देखा, बाकी लोग भी इसे अलग नहीं है। लीमिंग ने धीरे से अपनी बात रखी, जैसे बहुत सोच समझ के बोल रहा हो। मैं समझा, ये एंटिटी शायद पियाओ योंग की मौत की वजह से कंट्रोल से बाहर नहीं हुई, बल्कि शायद उसने जानबूझकर इसे कंट्रोल किया है दूसरों को मरने के लिए। लिन वायु ने अपनी थोड़ी पकड़कर सोचा, पियाओ योंग वो गोस्ट कंट्रोलर क्या इस एंटिटी के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से मारा? दाहे ने तुरंत कंफर्मेशन दी, हाँ बिल्कुल, वो मरने वाला गोस्ट कंट्रोलर पियाओ योंग हाई था। उस आदमी ने बताया, हम उसके जैसे थर्ड ईयर गोस्ट कंट्रोलर के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन क्रेजी ड्रैगन गैंग का उसके साथ कनेक्शन जरूर था। वो एक्साइओ वैन के करीब आया। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। इस पियाओ योंग नाम के आदमी के बारे में और क्या जानते हो तुम लोग? सच सच बताओ। वो हिचकिचाते हुए हंसा, आवाज में घबराहट थी। हमें सच में और कुछ नहीं पता। लिन वायु ने अचानक एक ऐसी बात कही जिसे सब हैरान रह गए। अब और नाटक मत करो, जो बातें तुमने छुपाई है वो सब मुझे पता चल गई है। ये एंटिटी पहले दो अलग अलग दो जगहों पर लॉगऑन को मार चुकी है, और वो भी ऑलमोस्ट एक ही वक्त पर। तुमने ये क्लू ढूंढा, फिर इंटेलिजेंस एजेंट्स को धमकाया, केस को जानबूझकर दबा दिया और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। ये सुनते ही लीजियान और डाहे दोनों एक साथ हैरान रह गए, जैसे उन्हें शौक लगा हो। एक ही वक्त पर दो जगहों पर खून। हमें ऐसी कोई खबर कभी नहीं मिली। उसने अपने होंठ खींचे और वही सीरियस एक्सप्रेशन बनाए रखा। सही कहा, मुझे पहले हाई लग गया था कि ये मामला इतना सीधा नहीं है। बस मुझे डर था कि वो गूंस अनलॉगऑन से बदला लेंगे जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, इसलिए मुझे चुप रहना पड़ा। पहले मैंने सब कुछ डायरेक्टली सबको नहीं बताया था। रीमिंग अभी भी सफाई दे रहा था। वो लॉन्ग था जिसने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लिन वायु ने तभी ठंडे अंदाज में ऑर्डर दिया, लेकिन अब वो मर चुका है। जल्दी बताओ जो कुछ भी तुम जानते हो। ये बात सबकी सेफ्टी से डायरेक्टली जुड़ी है, तुम्हारी अपनी जान से भी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्साइओ वैंग ने समझाने की कोशिश की। वो लॉन्ग वो कमीना हमेशा कहता था कि वो इविल एंटिटीज को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक धोखेबाज था। और ये लड़का तो इजीली इविल एंटिटीज को दबोच सकता है। उसने आखिरकार बताना शुरू किया, बात ऐसी है, पियाओ योंग थर्ड बैच के बीटा टेस्टर में से था। हम गोस्ट कंट्रोलर्स के बीच उसकी स्ट्रेंथ टियर 3 की थी, पर फिर भी वो बहुत पावरफुल माना जाता था। यहाँ तक कि हमारा बॉस लॉन्ग भी उसे आसानी से छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। रीमिंग ने जल्दी से बताया, लेकिन पियाओ योंग का कैरेक्टर बहुत सीधा साधा था। वो कभी खुद से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता था, बल्कि गवर्नमेंट के टास्क हाई लेता था। उसने और बताया, और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में थे, हमेशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जो देखता था वो जलता था। उसने अपनी थोड़ी खुजाई, आंखों में गहरी सोच थी। गर्लफ्रेंड, क्या ये मामला अपोजिट सेक्स के साथ इंटरेक्शन के रूल्स से जुड़ा है? उस आदमी को थोड़ी शर्म आई। वो श्योर नहीं था, हो सकता है, पर हम तो बस अंदाजा लगा रहे हैं। पिछली बार जब हम पियाओ योंग से मिले थे उसका चेहरा बहुत अजीब था। उसके बाद हमने सुना कि उसकी गोस्ट कंट्रोलर आइडेंटिटी की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने यूज चीट किया और किसी और के साथ भाग गई। दाहे ने तुरंत बीच में टोक कर कहा, जन्मे। रीमिंग एक्साइटेड होकर बोला, हाँ बिल्कुल, वही तो है। सुना है वो इस फुल शॉपिंग सेंटर की एक दुकान में काम करती है। उस कमर्शियल बिल्डिंग में मरने वाली उस लड़की की इमेज तुरंत लिन वायु के दिमाग में ताजा हो गई। वो फ्लू सेंटर की पहली विक्टिम थी और इस पूरे केस में मरने वाली सबसे पहली इंसान थी। लीजियान भी डिस्कशन में शामिल हुआ, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के मरने से पहले पियाओ योंग ऑफिशियली मर चुका था। दाहे ने बड़े बांध कर सोचा, अपनी सोच को एक हाई पैटर्न में मत फंसाओ। जिस गोस्ट कंट्रोलर ने सुपरनैचुरल पावर्स में मास्टरी हासिल कर ली हो, उसके लिए फेक डेथ दिखाना कोई बड़ी बात नहीं। हमें अभी भी अलर्ट रहना होगा। अगर ये सब कुछ पियाओ योंग ने जानबूझकर प्लान किया है, तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे टियर 3 गोस्ट कंट्रोलर का सामना कर रहे हैं जिसने एंटिटीज को कंट्रोल करने की एबिलिटी में एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। और पियाओ योंग की फाइल में तो ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं था कि वो इवन एंटिटीज को कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी असली ताकत जानबूझकर छुपा रहा होगा। ये सुनते ही तीनों का चेहरा सेफ बैठ गया और डर के मारे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो हिचकिचाया, फेक डेथ? ये बात भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक लाइट बल्ब अचानक जला, आगे के धुंधले स्पेस को रोशन कर गया। लेकिन बस एक पाल के लिए ही रोशनी फिर बुझ गई, जिससे आसपास का माहौल और ज्यादा क्रीपी और ठंडा हो गया। सब लोग चुपचाप लिन वायु के पीछे उस लाशों से भरे कमरे में चले गए। उसने पलटकर सीरियस आवाज में बोल किया, ध्यान रखना, ये एक गोस्ट डोमेन है जो अभी पूरी तरह से बना नहीं है। जैसे ही दाहे ने सवाल किया, उसकी आवाज कांपने लगी, डर छुपाए नहीं छिपा। आखिर ये कौन सी भूतिया जगह है? सिर्फ एक वीपिंग गोस्ट नहीं था क्या यहाँ? एक हाई लेवल आर्टिफैक्ट भी नहीं दिखा, फिर ये गोस्ट डोमेन कैसे बन गया? लिन वायु ने धीरे से अपना हाथ उस धुंधली धुएं में डाला और महसूस करने के बाद गहरी आवाज में बोला, शायद यहाँ इतने लॉग मेयर है कि ये एनर्जी इतनी ज्यादा जमा हो गई है कि पूरा सेंट्रल एरिया हाई अब एक आर्टिफैक्ट जैसा बन गया है। और वो वीपिंग गोस्ट, उसने इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके मुश्किल से एक अधूरा और इनकम्प्लीट गोस्ट डोमेन बना लिया है। उसने जल्द ही सबको प्लान के मुताबिक डिप्लॉय किया और हिदायत दी, कोई भी अपनी मर्जी से हिलेगा नहीं, सब पहले मेरे पास आओ। तभी ना जाने कहां से तेज कदमों की आवाज आई और ब्रूस वेल बेजान बॉडीज करीब आ रहे थे। एक्साइओ वैंग ने समझना आने पर माथे पर बाल डाले और धीरे से पूछा, ये वीपिंग गोस्ट आखिर चाहता क्या है? अचानक एक्साइओ एक प्यारी सी लड़की के रूप में कमर झुकाए दौड़ती हुई पास आई। पूरा बदन मिट्टी से सना था, वो बहुत बुरी हालत में लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांपते हुए मदद मांगी, मुझे बचाओ। एक्साइओ की नजर पूरे कमरे में घूमी और वो सिसकते हुए बोली, पापा क्या आपने मुझे छोड़ दिया? एक्साइओ वैंग ने घबराहट में बार-बार सर हिलाया और झट से बोल पड़ा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। वो तुरंत उसके सामने आ गई और अचानक रुक गई, इतनी करीब की डर लगने लगा। एक्साइओ ने अपना मुंह खोले रखा, उसकी आंखें चमक रही थी जैसे उसने अभी कोई शिकार ढूंढा हो। लिन वायु ने घबरा कर चीखा, ये तो बुरा हुआ। इस बच्ची के अंदर ये एनर्जी भरी है, ये एक भूत से कंट्रोल की गई बॉडी है। इसका असली मकसद बस यही है कि ये सबको मजबूर करे कि वो इसे बात करें। एक्साइओ वैंग कमजोर पड़कर घुटनों पर गिर गया, उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। कसम से, क्या मैं सच में यहाँ मर जाऊंगा? वो झटके से आगे बढ़ा, उसके सामने खड़ा हो गया और गहरी आवाज में बोला, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मारोगे नहीं। वो तुरंत अपने असल रूप में आ गई, उसकी छाती में एक बड़ा छेद था। रीमिंग ने दांत पीस कर नफरत से कहा, कसम से ये वीपिंग गोस्ट इतना चालाक निकला।
लीजियान ने भी खतरे से बचने के बाद चैन की सांस ली। अगर लिन वायु ने टाइम पार बोर्ड न किया होता तो शायद मैं भी अनजाने में उसे जवाब दे चुका होता। वो गुस्से में चीखी, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, नफरत से भरी हुई, उसकी आंखों में खून दिख रहा था। लिन वायु ने अब देर नहीं की और तुरंत एक तेज ड्रिल प्रोजेक्टाइल एक्सआईओ की तरफ छोड़ दिया। वो झट से भाग निकली। इस हरकत ने लिन वायु के अनुमान को और मजबूत कर दिया। सच में जैसे हाई यूज फिजिकल अटैक मिलता है, ये वीपिंग गोस्ट अपनी एंटिटी को फैलाकर भाग जाती है। लिन वायु ने कभी एक चमकदार लिक्विड की बोतल फेंक दी, लेकिन अब ये खेल खत्म। इस बार तुम बचने का सोच भी मत लेना। जैसे हाई एक्सआईए के हाथ ने लिक्विड को छुआ, वो तुरंत सड़ने लगा और उससे धुएं के बादल निकलने लगे, जैसे उसकी चमड़ी बुरी तरह जल रही हो। तब जाकर एक्सआईओ वैन को होश आया। उसके हाथ पैर कमजोर पड़ गए थे। हकते हुए उसने पूछा, मेन बाप गया क्या? सब लोग पीठ से पीठ सटाकर खड़े थे। नर्व्स पूरी तरह टैन चुकी थी। बहुत सारे कदमों की आवाज पास आ रही थी। उसने पलटकर जोर दिया, किसी भी अपोजिट सेक्स के मेयर इंसान को जवाब मत देना। अगर हम चुप रहे तो वो किलिंग मैकेनिज्म ट्रिगर नहीं होगा। अचानक एक लड़की जिसका आधा चेहरा अकड़ गया था सीधे उसकी तरफ भागी। रो क्यों बोली, पापा मुझे बचाओ। उसने जोर से लीजियान को गले लगा लिया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। वो लगातार रो क्यों चिल्लाई, मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ। पापा आप मुझे क्यों नहीं बचा रहे? उसने दांत खींच लिए, कोशिश की कि एक आवाज भी ना निकले। लिन वायु जल्दी कुछ सोच, हम सब तुझ पर डिपेंड करते हैं। लिन वायु ने जोर से पैर पटका और इस वाइब्रेशन से आसपास की सारी चीजें कई मीटर दूर जा गिरी। लिन वायु की नजरें लगातार जरूरी क्लूज ढूंढ रही थी। फूयू सेंटर के अंदर के मेयर लॉक तो गवर्नमेंट ने कब के क्लियर कर दिए होंगे, तो फिर ये सारी बॉडीज आखिर कहां से आ रही है? उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट किया ताकि स्पेस में हर छोटी सी फ्लक्चुएशन को महसूस कर सके। सोल्यूशन के रिएक्शन ने भी बताया कि ये वीपिंग गोस्ट सेंटर में छुपी हुई थी, बस उसकी कोई क्लियर फिजिकल बॉडी नहीं थी, इसलिए वो अभी तक डायरेक्ट अटैक नहीं कर पा रहा था। उस पर एक डिसाइसिव अटैक करने के लिए लिन वायु ने अचानक अपनी आंखें खोल दी, जैसे उसने कोई जरूरी बात पकड़ ली हो। इसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमें उसे सामने आने पर मजबूर करना होगा और फिर एक हाई शॉट में उसे मार देना होगा। तभी एक लड़की जिसकी आंखें डर भरी थी फिर से उसकी तरफ दौड़ती हुई आई और लगातार पापा चिल्लाती रही। उसने नजरें चुराई और जानबूझकर कड़वी बातें कही। ठंडे लहजे में बोला, मुझे तुम जैसी बेटी की कोई जरूरत नहीं। और अगले ही लम्हे एक लाल डिमोनिक एनर्जी का तेज झटका लगा जो लिन वायु के शेर को कास के जकड़ गया। रीमिंग घबराहट में था, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने जल्दी से सफाई दी कि वो लाश उसने नहीं मारी। क्या तुम्हें अस्पियर्स गोस्ट के किलिंग रूल्स नहीं पता? लीजियान ने भी एक गहरी सांस भरी। लिन वायु ने ये सब जानबूझकर किया था। उसका एक ही मकसद था, अस्पियर्स गोस्ट को अपने सामने लाना। एक्सआईए ने अपनी लंबी जुबान बाहर निकाली और उसका अजीब सा रूप हवा में तेज रफ्तार से घूमने लगा। लिन वायु ने तेज रिएक्शन दिया। उसने अपने हाथ में राखी रस्सी जोर से घुमाई जैसे उसे जकड़ना चाहता हो। वो लंबी रस्सी तुरंत एक्सआईए के चरण तरफ कास के लपेट गई और वो एक इजिप्शियन मम्मी जैसा दिखने लगा। दाहे झूम उठा, गोस्ट डोमेन पूरा गायब हो गया। बुरी तरह बंधा हुआ था, वो निकल नहीं पाया। जमीन पर धड़ाम से गिरा और उसके चेहरे पर बेपनाह नफरत साफ दिख रही थी। एक्सआईओ वैन हकते हुए बोला, फियर्स गोस्ट को जिंदा पकड़ लिया गया। लीजियान ने हैरानी से कहा, लिन वायु तो सच में कमाल का पावरफुल है। वो हैरान रह गया और पूछा, तुम लोग उन्हें ग्रेट एम्परर कहते हो? कहीं हो। लीजियान ने तुरंत फकर से बताया, तुम फेगरू ग्रेट एम्परर की बात कर रहे हो ना? बिल्कुल सही, वो ही तो है। एक्सआईओ वैन चमक उठा, आहा, तो ये है स्ट्रॉन्गेस्ट फॉरम के टॉप मास्टर, बिल्कुल मिस्टीरियस। रीमिंग भी झट से बोला, हाँ सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्सआईओ लिन ने अदब से ऊपर देखा, आहा, तो इसलिए वो हमेशा इतने शांत और फियरलेस रहते हैं और फियर्स गोस्ट को एक्सप्लोर करने की हिम्मत भी रखते हैं। अगर लिन वायु है तो इसमें कोई हैरानी नहीं। रीमिंग ने बस मुश्किल से मुस्कुराया, अंदर से थोड़ा नर्वस था। अभी कुछ देर पहले ही तो उन्होंने गलती से उनसे कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। दाहे आगे बढ़कर धीरे से पूछा, क्या बस इतना ही था? लिन वायु ने तुरंत मना किया, नहीं अभी नहीं। इस फियर्स गोस्ट को खत्म करने से पहले मैं इसे इंटेरोगेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर दाहे हकलाने लगा, इंटेरोगेट? लिन वायु एक्सआईए के पास गया। उसकी आवाज में ठंडक थी, अब ये बेकार की स्ट्रगल छोड़ो। हाई ग्रेडियंट आर्टिफैक्ट्स के प्रेशर में तुम अपनी फिजिकल फॉर्म को डिस्पर्स करके भाग नहीं सकते, समझे? उसने दांत पीसी, आंखों में जुनून था, जैसे सब कुछ दबा जाएगा। इतने सारे हाई ग्रेडियंट आर्टिफैक्ट्स, तुम कम से कम फिफ्थ ईयर गोस्ट कंट्रोलर हो और अभी तक अपना लाइफ बाउंड गोस्ट भी समन नहीं किया। डैम इट, इतना खौफनाक पावरफुल बंदा यहाँ कैसे आ गया? उसने शार्प नेल पकड़ी और पूछा, बताओ WEI कहाँ है? एक्सआईए कांप रहा था, हकलते हुए बोला, तो तुम क्या कह रहे हो? उसके दिल में बस बुद्धिस्ट प्रेयर्स चल रही थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ था। अगर कोई भी बात बाहर निकली तो WEI मुझे पूरा निचोड़ देगा। लिन वायु के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी, शैतानी अंदाज में बोला, अब ये नाटक बंद करो। तुम्हारे पास अब प्रोटेक्टिव गोस्ट डोमेन नहीं है, ये नेल तुम्हारी रूह को बिखेरने के लिए काफी है। उसके हाथ में अचानक नोट्स का एक मोटा गुच्छा दिखा, 1 मिलियन अंडरवर्ल्ड करेंसी से भी ज्यादा। लिन वायु ने शांति से प्रपोज किया, पर अगर तुम उसका ठिकाना बता देते हो और खुद भी खुद गोस्ट रियल लौट जाते हो तो ये सारी अंडरवर्ल्ड करेंसी तुम्हारी। कोई W के होंठ हल्के से फड़फड़ाए, फियर्स गोस्ट को जिंदा पकड़ना, धमकी भी और लालच भी। एक्सआईओ लिन की आंखें हैरानी और अदब से बड़ी हो गई। लिन वायु सच में एक असली पावरफुल बंदा है। वो अंडरवर्ल्ड करेंसी का गुच्छा लिए खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आमतौर पर गोस्ट कंट्रोलर्स और गोस्ट के बीच कोई भरोसा नहीं होता, सब कुछ बस कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। अगर सिर्फ लो लेवल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका मुंह खुलवा पाओगे या नहीं, ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे टर्म्स कितने अट्रैक्टिव है। एक्सआईए को आखिरकार पैसे की ताकत के आगे झुकना ही पड़ा। अचानक उसकी आंखें फटी रह गई, उसका सर जैसे किसी चीज ने ऊपर खींच लिया हो। लिन वायु एक पाल को ठहर गया और उसके मुंह से निकला, ये तो गड़बड़ हो गई। जब वो फरोस बैंडेजेस में जकड़ा हुआ था तब यूजियन पावर यूज करने में कैपेबल नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक्सआईए ऐसे ही रेशे होकर बिखरने लगा और धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। ये फियर्स गोस्ट अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लीजियान थोड़ा कांपते हुए, उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी, लिन वायु आखिर हुआ क्या है? उसने शांति से धीरे धीरे एक्सप्लेन किया, देखो वो गोस्ट कंट्रोलर WEI लगता है इस फियर्स गोस्ट को सम्मान कर रहा है। पर इतना बोलते ही लिन वायु एक पाल के लिए रुक गया, जैसे उसे अभी अभी कोई अजीब डिटेल याद आई हो। नॉर्मली देखा जाए तो गोस्ट कंट्रोलर्स की सम्मानिंग स्पीड हमेशा बहुत फास्ट होती है। गोस्ट को तुरंत उनके गोस्ट कंट्रोलिंग स्पेस में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो ऐसे धीरे धीरे गायब नहीं होती। दाहे एक कदम आगे बढ़ा, चेहरे पर घबराहट थी, तो फिर आखिर क्या हो रहा है? लिन वायु खामोशी से मैजिक बैंड्स का फ्लो ऑब्जर्व कर रहा था। बाइंडिंग बैंड से जो प्रेशर था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये फियर्स गोस्ट लगता है, इसका और WEI का कोई बहुत ही अजीब कनेक्शन है। लीजियान ने गेस करने की कोशिश की, क्या इस फियर्स गोस्ट के पास टेलीपोर्टेशन की पावर है? ये बिल्कुल पॉसिबल है।
जब कोई घोस्ट कंट्रोलर पीछे से कंट्रोल कर रहा हो तो एक साथ दो जगहों पर मर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने बीच में कहा, लगता है डब्ल्यू योंग अभी तक पूरी तरह से मारा नहीं है। लिन वायु ने हैरानी से अपनी आईब्रोज सिकोड़ी, क्या ये फियर्स घोस्ट सच में डब्ल्यू योंग का स्पिरिट है? रीमिंग ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ी और सोचते हुए जवाब दिया, डब्ल्यू योंग के कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट में पहले ये पावर थी कि टच करते ही सामने वाले के इंटरनल ऑर्गन्स फूलकर फट जाएंगे। लेकिन अभी वो जिस इविल स्पिरिट को कंट्रोल कर रहा है, ये समझ नहीं आ रहा कि अब ये फियर्स घोस्ट में कैसे बदल गया। लिन वायु डाहे और उनकी तरफ मुड़ा, गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम लोग नाइट सेंटर का डेटा गाड़ी से उतार के लाए हो? कुआई डब्ल्यू ने तुरंत जवाब दिया, हाँ लाए हैं। एक एक करके सारा डेटा सामने आया। घोस्ट कंट्रोलर की मौत, फुल स्टोर, वार्नन रेजिडेंशियल एरिया, दो जगहों पर एक साथ ह्यू केसेस, अनजान लाशें मिलना, इविल स्पिरिट का फियर्स घोस्ट में बदलना, ये एनर्जी गायब हो गई लगती है। लिन वायु ने तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। नहीं, ये लिन एनर्जी का गायब होना नहीं है, बल्कि ये एनर्जी को ट्रांसफर किया गया है। ये फीलिंग उस वक्त जैसी है जब उसने परफेक्ट लेवल घोस्ट कंट्रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट की इन पावर रेजोनेंस का उसे किया था, जुक्शियान और उन सब के साथ कोऑपरेट करते हुए। वो थोड़ा झिझका, क्या ऐसा हो सकता है? तभी वो एक और डेटा फाइल हाथ में लिए पास आई। लिन वायु, क्या आपके दिमाग में कुछ आया? लिन वायु ने अपनी मुट्ठी कास ली और उसकी आंखों में धीरे धीरे रिजॉल्व दिखने लगा। मेरे पास एक काफी बोल्ड थ्योरी है, शायद इस पूरी मिस्ट्री की डब्ल्यू योंग की मौत में है। लीजियान ने हंसते हुए पूछा, आपका मतलब है कि डब्ल्यू योंग की फेक डेथ के पीछे कोई और राज है? लिन वायु ने एक ऐसी थ्योरी पेश की जिसने सामने वाले की रूह कांपा दी। मुझे लगता है उस वक्त डब्ल्यू योंग सच में मर गया था, बस बाद में वो रिसरेक्ट हो गया। वो कुछ सेकंड्स के लिए हैरान रह गया, क्या लिन वायु, डब्ल्यू योंग रिसरेक्ट हो गया, इसका क्या मतलब है? उसने एक और भरी बात ऐड की, डब्ल्यू योंग अब एक घोस्ट बन चुका है। इस बार तो सबके होश उड़ गए क्या? लिन वायु ने थके हुए उनकी तरफ देखा, यही सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। डब्ल्यू योंग के मरने के बाद वो एक स्पिरिट बनकर रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने लगा। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड इविल स्पिरिट को दूसरी यिन पावर मिली और इसी वजह से उसमें फियर्स घोस्ट लेवल तक पहुंचने की पावर आ गई। उसने अपनी एनालिसिस जारी रखी। डब्ल्यू योंग जब घोस्ट बना तो उसमें एक ऑब्सेशन आ गई, वो दूसरों से बात नहीं कर सकता और वो ऑब्सेशन किलिंग रोल ही है। उस ऑब्सेशन ने डब्ल्यू योंग को कंट्रोल करने की पावर दी और साथ ही वो अब भी अपने कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट को कंट्रोल कर सकता है, उससे अपने ऑर्डर्स फॉलो करवा सकता है। लिन वायु के हर लफ्ज से एक एक करके पर्दे उठ रहे थे और एक दर्दनाक सच सामने आ रहा था। डब्ल्यू योंग और उसके कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट ने अलग अलग काम किया, एक साथ जंग में और बाकी टारगेट्स को मार डाला। और उसके बाद डब्ल्यू योंग सीधा ग्वानन रेजिडेंशियल एरिया चला गया, जबकि स्पिरिट इस स्टोर में दिखा। उन्होंने अपनी पावर बढ़ाने के लिए मासूम लोगों को मारकाट करते रहे। फ्लू स्टोर हर जगह पर सैकड़ों लाशें पड़ी थी। ग्वानन रेजिडेंशियल एरिया भी इससे अलग नहीं था। लिन वायु ने जमीन पर पड़ी बदबूदार लाशों की तरफ इशारा किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लाशें वो हैं जो डब्ल्यू योंग ने दूसरी जगहों पर मर्डर करने के बाद फ्लू स्टोर में भेजी है, स्पिरिट को सपोर्ट करने के लिए, अपने ही कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट को। दाहे को यकीन नहीं हो रहा था। लिन वायु, आपकी थ्योरी बहुत पॉसिबल है, लेकिन घोस्ट कंट्रोलर की मौत के जितने केसेस हमने हैंडल किए हैं वो हमेशा स्पिरिट के कंट्रोल से बाहर होने की वजह से हुए हैं। और एक घोस्ट कंट्रोलर के मरने के बाद फियर्स घोस्ट बन जाने जैसी बात, मैंने तो ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी। लीजियान अपनी चिन पर हाथ रखकर सोच रही थी, और डब्ल्यू योंग और उसका स्पिरिट एक साथ दो जगहों पर पावर्स यूज कर सकते हैं और रिमोट संबंध भी कर सकते हैं। ये तो सच में बहुत ही अजीब है। लिन वायु ने अपना सर नीचे किया, उसकी आवाज में अफसोस था। हाँ, डर है कि इसके पीछे कोई और अननोन रीजन है। डब्ल्यू योंग में शायद कुछ और छुपा हुआ है। उसने घबराकर पूछा, तो अब हम क्या करें? हम इन दोनों घोस्ट्स को एक साथ दो जगहों पर अटैक करने नहीं दे सकते। दा ही टेंशन में अपने फोन स्क्रीन को गो रहा था। एक साथ दो फियर्स घोस्ट्स का अपीयर होना तो डी लेवल इंसिडेंट की लिमिट से भी ज्यादा है। मैं तुरंत रिपोर्ट करता हूँ और बैकअप के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। लिन वायु की नजर तेज हो गई। जब तक रीइंफोर्समेंट्स पहुंचेंगे, डर है कि डब्ल्यू योंग टैप तक और मर्डर्स करके अपनी पावर और बढ़ा चुका होगा। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की, ये पावर धीरे से उभारने लगी। लिन वायु ने हाथ उठाकर सीधा साउथ की तरफ इशारा किया और जोर से बोला, वो वीपिंग घोस्ट अब शिफ्ट हो चुका है और अब साउथ के रेजिडेंशियल एरिया में छुपा है। दाहे ने तुरंत लोगों को इकट्ठा करने का ऑर्डर दिया, सीधा साउथ के रेजिडेंशियल एरिया की तरफ चलो, अभी एक्शन लो। शार्प स्वॉर्ड और क्विक डांस ने कमर सीधी की और जोर से जवाब दिया, फिर जल्दी से उनके पीछे चल दिए। तो उस दुकान का क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? लिन वायु ने शांति से समझाया, वहाँ अब कोई समनिंग पॉइंट नहीं है। वो वीपिंग घोस्ट जल्दी वापस नहीं आएगा, अभी के लिए सेफ है। नॉर्मल लॉग को बोल दो, ताला लगा देंगे, काफी है। लिन वायु की आवाज में पक्का इरादा था। जब हम ग्वानन रेजिडेंशियल एरिया पहुंचकर उस वीपिंग घोस्ट को खत्म कर देंगे तो सारी परेशानियां अपने आप ही धुआं बनकर उड़ जाएंगी। राइमिंग अब भी मान नहीं रहा था। उसने मौका देखकर पूछा, तो हमारा क्या होगा? लिन वायु ने गुस्से से दोबारा कहा, मैंने पहले ही साफ साफ बता दिया था, ये बहुत डेंजरस मिशन है। अपनी मौत को खुद मत बुलाओ। क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? राइमिंग ने करीब 90 डिग्री तक झुककर सर झुकाया और गंभीर होकर बोला, हम समझ गए लिन वायु सर, हम वापस चले जाएंगे। हमारी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। ज़ियाओलिंग ने भी उनके साथ सर झुकाया और कांपती आवाज में कहा, हम आपके इस बड़े एहसान को कभी नहीं भूलेंगे।